हमारे रामकेश जी शर्मा दादा का जो सुजोग थेरेपी और एक्यूप्रेशर का जो वर्ग है, जिसमें हम हमारे घर में देखते हैं कि बटन एक जगह रहता है और लाइट दूसरे जगह लगता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जो हमारे विविध ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और कुछ हमारे जो बीमारियां है उसमें भी काम में आते हैं। तो उनका परिचय हमारे आज हमारे रामकिशोर जी शर्मा दादा करा देंगे है। हमारे रामकिशोर जी शर्मा दादा का परिचय हमारे आदरणीय इंद्रायणी ताई फुकट कर देंगे, ऐसे मैं उनसे विनंती करता हूँ। स्वर्गीय दादासाहेब पिस्कुले योग वर्ग मुंबई इस इंटरनेशनल स्तर पर चलने वाला योग वर्ग में अपना आरोग्य, अपनों की सेहत स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए विविध विषय के योग तज्ञ, योगाचार्य, डॉक्टर, पीएचडी, आहार तज्ञ, व्याख्यान, इंटरनेशनल ट्रेनर मार्गदर्शन करते हैं। आप आज के हमारे गुरु रामकिशोर शर्मा भूतपूर्व वायुसैनिक है। वो वायुसेना में सेवा प्रदान कर देश की सेवा की है। इनका हमें सुयोग एक्यूप्रेशर पर आधारित आपका स्वास्थ्य अपने हाथों में इस विषय पर मार्गदर्शन मिलने वाला है। इनका शिक्षण राजनीति शास्त्र में एमए किया हुआ है। एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ से इन्होंने सुयोग एक्यूप्रेशर में एडवांस डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। यह पतंजलि योग समिति हरिद्वार से प्रमाणित प्रमुख योग शिक्षक है। वैसे ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के हाथों थाने जिला के वो जिला प्रभारी भी है। इनकी निरंतर समाज सेवा और योग सेवा कार्य निरंतर चालू है। मैं इंद्रायणी फुकट आदरणीय रामकिशोर शर्मा सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और हमारे दादा साहेब पिस्कुले योग वर्ग में इनका स्वागत करती हूँ और मैं उनको मार्गदर्शन करने की विनंती करती हूँ। ओम सर। आपका आवाज म्यूट है दादा। ओम, मेरा आवाज मिला अभी? हाँ, आ रहा है एकदम जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश मंदाबुचे जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी साधक, मैं आप सभी को प्रातः काल की बेला में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहन ने मेरा परिचय तो पहले ही सब कुछ दे दिया है। मैं एयरफोर्स में टेक्निकल में था। अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टेक्निकल का आदमी और इस लाइन में कैसे आया। तो सबके साथ कुछ न कुछ चीजें ऐसी जुड़ी होती है जिससे आदमी वहां पर पहुंच जाता है। मैं इलाहाबाद में पोस्टिंग था और मेरी मिसेस को सर्वाइकल हो गया और डॉक्टर ने इलाहाबाद से रेफर कर दिया लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल मिलिट्री का है वहां पर, और उसको ऑपरेशन के लिए डेट दे दिया गया। जब हम ये वार्ड में गए उसको एडमिट करने के लिए, तो वहां एक आदमी मिला और उसने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने बोला कि मैं तो उस समय का इलाहाबाद था, आज का प्रयागराज, वहां से आया हूँ। तो बोला कि आप क्यों ऑपरेशन करा रहे हो, इसमें तो डॉक्टर ने भी आपको बोला होगा कि ओनली 20% ऑपरेशन सक्सेसफुल है, 80% सक्सेसफुल नहीं है। आप इलाहाबाद में ही एक दारागंज में सिन्हा जी हैं, एक पंक्चर करते हैं, आप उनसे इलाज कराइए। एडमिट किया हुआ मैं वापस आ गया और उस सिन्हा जी से 45 दिनों तक कंटिन्यूअस उन्होंने नीडल के थ्रू
उन्होंने एक्यूपंक्चर किया और आज तक मेरी मिसेस सर्वाइकल फ्री है। उनको जो हाथ में इतना दर्द रहता था वो आज तक नहीं हुआ। अब ये जब ट्रीटमेंट में देखा तो थोड़ा-सा मैं अचंभित हुआ और मुझे भी थोड़ा ये जानने की इच्छा शक्ति प्रवृत्त हो गई। मुझे लगने लगा कि इसकी थोड़ी-सी नॉलेज होना चाहिए। तो पता चला कि वहीं पर एक संस्थान है, इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में, जहाँ पर इसकी पूरी शिक्षा दी जाती है और वो भी अलग-अलग समयों पर सुविधा के अनुसार दिया जाता है। मतलब पार्ट टाइम में वो काम सीख सकता था। मैं वहाँ एडमिशन ले लिया और धीरे-धीरे मुझे बड़ा मजा आने लगा, क्योंकि एक अलग ही टाइप की ये पद्धति मुझे इलाज का मिला। मेरी आवाज तो क्लियर सबको मिल रही है ना? हाँ, किसी को एकदम दिक्कत क्लियर तो है नहीं सर, है? एकदम क्लियर है। क्लियर हाँ, क्लियर है, थैंक क्लियर है। थैंक 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 यू। तो मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे करके 3 महीने का कोर्स, फिर 6 महीने का कोर्स, फिर अनदर 6 मंथ का कोर्स, ऐसा करते-करते शिक्षा ले लिया इसका। वहाँ पर एक्यूप्रेशर उस समय काफ़ी लोग जानते थे, तो काफ़ी पेशेंट भी वहाँ मिल जाते थे अपने एयरफोर्स के कैंप के अंदर ही, तो वहाँ प्रैक्टिस भी होता था। फिर मैं मुंबई में पोस्टिंग आ गया, सोचा कि चलो प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन चूँकि उस समय ये पद्धति रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, सरकार इसको मान्यता नहीं दे रखी थी, तो एयरफोर्स ने मुझे मना कर दिया कि आप रिस्क मत लो पेशेंट के साथ, ये प्रैक्टिस मत करो। तो यहाँ मैं 3 साल पोस्टिंग रहा, 3 साल के बाद जब तक डिस्चार्ज हुआ तो मेरी विद्या जो है, एक तरह से कहा जाए तो ऐसा होता है ना कि किताबों में दब कर रह गया, क्योंकि प्रैक्टिस करने का मुझे मिला नहीं। लेकिन आज के टाइम में आयुर्वेद के साथ-साथ एक्यूप्रेशर का सारी पद्धतियों का मान्यता मिला हुआ है और कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज्ड करते हुए इसके डॉक्टर को मान्यता देते हुए कि डॉक्टर भी लिख सकते हैं और कई जगह बहाली, सरकारी बहाली भी किया जा चुका है। तो आज के टाइम में इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये जो पद्धति है, ये कोई अब नई नहीं रह गई, सभी लोग जानते हैं, हर एक जगह डॉक्टर मिल जाते हैं। बॉम्बे में तो एक-एक डॉक्टर यहाँ पर एक सीटिंग का 500 रुपया तक फी लेते हैं। कहीं न कहीं से वो भी शिक्षा लिए हुए हैं। और जब हम इसका इतिहास में जाते हैं तो ये सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। ये पद्धति, सारी पद्धति, शिक्षा की पद्धति हमारी भारतीय पद्धति है। 3000 साल पहले आप जाएंगे तो ये अपने यहाँ था, लेकिन जैसे-जैसे अपने यहाँ से विदेशों में जाना चालू हुआ, जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो अपने यहाँ से चाइना गया, श्रीलंका गया, फिर चाइना से वो कोरिया गया, जर्मनी गया, रशिया गया। उन देशों ने इसके ऊपर अच्छा खासा शोध किया। हमारे यहाँ उतना शोध नहीं हुआ, लेकिन उन देशों ने इसके ऊपर काफी शोध किया और आज मैं कह सकता हूं कि चाइना में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 10 क्लास तक की शिक्षा के अंतर्गत बेसिक एक्यूप्रेशर की पढ़ाई जाती है, जिससे कि कोई भी आदमी एक छोटी मोटी बीमारी का इलाज वो अपने घर पर खुद ही कर सकता है। जर्मनी में डॉक्टर वॉल करके एलोपैथी के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने अपना एक अलग थीसिस दिया EAV के नाम पर। यहाँ एक्यूप्रेशर हम लोग ए से लिखते हैं, लेकिन वहां इक्यूप्रेशर बोलते हैं, तो ई से बोला जाता है। तो EAV, इक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉल। तो आज के टाइम में ये जो पद्धति है काफी प्रामाणिक है। बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता दे रखा है और रिकॉग्नाइज्ड ढंग से यूनिवर्सिटी में भी और कई शिक्षण संस्थाओं में इसकी पढ़ाई भी होती है। विषय पर आते हुए मैंने इसका एक नाम दिया, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में।
सामने देखने से, पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि हर एक आदमी का स्वास्थ्य उनके हाथों में ही है। योग आप करेंगे, फायदा करेगा। बीमारी हुई, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा लिखेगा, इलाज होगा, आपको फायदा करेगा। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में ही है। लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग हमने जो दिया है या यहाँ पर है, उसका है कि आपके हाथों में, मतलब ये पोर्शन जो हमारा हाथ का है, ऊपर उंगली का टिप से लेकर के कलाई तक, मात्र इतने दूर के अंदर ही आपका पूरा शरीर विद्यमान है। अंगुली के टिप्स से लेकर के ये जो आप लाइन देख रहे हैं कलाई के ऊपर, यहां तक के अंदर ही पूरा शरीर विद्यमान है। और इसी के ऊपर शरीर में हुई किसी भी रोग या व्याधि का इलाज यहीं पर हो सकता है, यहीं पर हो सकता है, इतना ही दूर के अंदर। अब ये इतना तो आपके सामने है, हर एक आदमी के सामने है, तो आप खुद का इलाज इतना ही दूर में कर सकते हैं। आपने नाम सुना सुजोग। सुजोग का मीनिंग ही होता है, सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। ये सेम जो हाथ में है वो चीज हमारे पैरों में भी है। अगर पैर का उंगली से लेकर के और इस ज्वाइंट तक आप जाते हैं तो सेम चीज यहां पर भी है। लेकिन मैं पैर पर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी के हाथ सामने होते हैं और हाथ पर ही इलाज करना सबसे आसान होता है। खुद का इलाज खुद ही आप यहां पर कर सकते हैं। सुजो का मतलब हाथ और पैर। अब आप थोड़ा इसको डिटेल्स में देखिए। आप अपने बॉडी का, शरीर का, आपका शरीर आपके सामने है, इसको अपनी आंखों से सामने से देखिए। आपका ये बॉडी कितने मेन जो पार्ट्स हैं उसको देखिए। एक गर्दन है, ये ट्रंक है, धड़ है, कमर से लेकर के, बटक से लेकर के शोल्डर तक ये ट्रंक पोर्शन है, धड़ है। इससे ऊपर गर्दन हुआ, गर्दन से ऊपर ये हमारा सर का पोर्शन हुआ। साइड में हमारी दो हाथ लटकता हुआ होता है, इसके नीचे दो पैर है, ये हमारे बाहरी आवरण है। दो पैर, दो हाथ, गर्दन से लगता हुआ सर। अब जब आप हाथ में देखेंगे तो आपकी हाथों में भी 5 अंगुलियां हैं। ईश्वर ने 5 अंगुलियां दी है। लेकिन हाथ का एक दूसरा काम है कि इससे हम किसी चीज को पकड़ते हैं, इसी से खाना खाते हैं, जीवन को चलाने के लिए कोई भी कार्य इसी हाथ से करना है। तो ईश्वर ने इन अंगुलियों का जो सेटअप बनाया, बनावट किया, वो उस सुविधा को रख करके ही भी किया। बिल्कुल शरीर की बनावट की तरह नहीं कर दिया। उस केस में क्या था, हाथ का उपयोगिता कम हो जाती। अब जब आप हाथ को देखते हैं तो देखिए, ये हमारा ट्रंक पोर्शन के ऊपर का पोर्शन हुआ, जिसको हम थंब, अंगूठा बोलते हैं। हमारी 4 अंगुलियां, जिसमें 2 साइड में, ये हमारे 2 हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। सामने की ये उंगली और ये छोटी उंगली। देखिए, दोनों अगर नीचे की तरफ हाथ को ऐसा करते हैं जैसे हमारा बॉडी रहता है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। ये 2 हमारे हाथ हो गए और 2 ये बीच के हमारे पैर हो गए। जब हम हाथ को नीचे की तरफ करके और खड़े होते हैं तो हमारा पैर नीचे तक जाता है, दोनों हाथ साइड में आता है। और ये जो बीच का पोर्शन है, ये हमारा ट्रंक का पोर्शन है, ट्रंक का पोर्शन है। ये सभी लोगों को ऐसा ही ईश्वर ने बनाया है। अब देखिए, हमारा हाथ आज तक सामने था, लेकिन आज तक हम लोग इसको नहीं जान पाए थे कि हमारे बॉडी के अनुसार
इसको ईश्वर ने यहाँ सामने बनाया। तो जो इलाज हम पूरे शरीर पर कर सकते हैं, वहां पर न करके उसी का करेस्पॉन्डेंस, सादृश्य हम इस हाथ पर कर सकते हैं। अब जब आप इसके डीप में जाएंगे तो इसका इलाज हम 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक बॉडी के सादृश्य के ऊपर, करेस्पॉन्डेंस के ऊपर। सपोज अगर मेरे को सर में दर्द है तो इसका सादृश्य कौन सा हुआ? ये ऊपर का अंगूठे का पोर्शन। तो अगर हम नॉर्मल ऐसे दबाएंगे तो सर में दर्द ठीक होगा। तो पहला टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या हुआ कि हम उस ऑर्गन के सादृश्य पर जाकर के, सेम उसी पॉइंट पर जाकर के, और हम उसको इलाज कर सकते हैं। दूसरा इलाज क्या होता है कि हमारी बॉडी अलग अलग इंटरनल ऑर्गन से भी बने हुए हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, पैंक्रियाज हुए, इंटेस्टाइन्स हुए, ओवरीज हुए, टेस्टिकल्स हुए। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो अंदर में हैं। वो सारे यहाँ हाथ में भी आपके इंटरनल ऑर्गन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जितने ऑर्गन होते हैं, मेन ऑर्गन, उनका एक लाइन होता है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर की भाषा में मेरिडियन। मेरिडियन मीन्स ये जो उपचार पद्धति है उस पॉइंट पर देके किया जा सकता है। दूसरी पद्धति क्या है? वो जो उनकी लाइंस है, लाइंस कैसे चलती है? कोई भी ऑर्गन का एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है। हमारा शरीर खून, मांस, हड्डी से बना है, इतना तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्लड को, मांस को और हड्डी को एक जगह रख देंगे तो काम करना चालू करेगा क्या? नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो कोई एक एनर्जी है, शक्ति है, जो उसको चलायमान करके रखता है, चलाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है उस एनर्जी का बेस्ड ट्रीटमेंट है, उस पर आधारित ट्रीटमेंट है। वो एनर्जी हर एक ऑर्गन का वो एक पाथ से फ्लो करता है, वो एक रास्ता से जाता है। उसी रास्ते को इस भाषा में मेरिडियन बोलते हैं। उस रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो जो जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम एक्यू पॉइंट्स बोलते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि उस पॉइंट्स पर दबा करके अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है। तो ये मेरिडियन बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ। पहला क्या हुआ? मेन ऑर्गन पर जाकर के इलाज किया। दूसरा क्या हुआ? मेरिडियन बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ। और तीसरा तरीका होता है कि आपने योग में 7 चक्रों का वर्णन किया गया होगा। ये जो 7 चक्र हैं, ये हमारे शरीर में साइंटिफिक ढंग से उनको ग्लैंड्स बोला जाता है। तो 7 हमारे यहाँ ग्लैंड्स भी हैं। ये भी आपको करीब करीब सबको पता चला गया होगा कि वो जो ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, वही हार्मोन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन जो निकलते हैं वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी हार्मोन का डिसबैलेंस हुआ तो शरीर में व्याधि होगी, बीमारियां होगी। तो तीसरा जो पद्धति है वो होता है उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके, उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके और इलाज किया जाता है। वो बहुत हाई लेवल में जाकर के होता है। ये थर्ड पद्धति है। तो पहला पद्धति जो हुआ कि हम फिजिकली उस ऑर्गन के ऊपर जहां जाकर के इलाज करते हैं, आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा देखिए,
बॉडी का बाकी को हम वहीं छोड़ देते हैं, मेरिडियन को वहीं छोड़ देते हैं, ग्लैंड्स को वहीं छोड़ देते हैं। अगेन हम फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या? फिजिकली हमारा शरीर जैसा मेन बाहर का हमने ट्रंक का पोर्शन आपको बॉडी का बता दिया। अब इसमें ध्यान रखिए, अब मैं बोलूंगा कि उसको प्रेशर डालना है, उसको दबाना है, तो दबाने के कुछ तो तरीके होंगे। किसी चीज से दबा सकते हैं, आप अपनी उंगली से दबा सकते हैं। सर में दर्द है, हमने यहाँ पर उंगली से दबा दिया। अगर ज्यादा एक्यूरेसी के लिए जाना है तो अपने पास आप कहीं एग्जीबिशन वगैरह में, शॉप्स वगैरह में जाते होंगे, तो इस तरह का एक ये है, मेटल का है, ब्रास का है। आपको इसको जिमी बोलते हैं। आपको ये लकड़ी का भी मिल जाएगा, प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, और कुछ नहीं है तो आपके पॉकेट में पेन रहता है, तो पेन के आगे के पोर्शन से भी आप इसको दबा सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, उंगली से आप दबा सकते हैं। तीसरा तरीका, घर में हार्ड अन्न के दाने, जैसे मसूर का दाना, चना का दाना, राजमा, मटर का दाना, जहां पर दर्द है, जिस ऑर्गन में, जहां करेस्पॉन्डिंग ऑर्गन पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, उस हार्ड दाने को, इवन पत्थर का अगर चिकना टुकड़ा मिल जाए जो शरीर को नुकसान न करे, उसको भी आप रख करके, और इस तरह का टेप आता है, पेपर टेप, दवा की दुकान पर मिल जाएगा। ये एक इससे और चौड़ा होता है, ये 1/2 इंच 1 इंच का। तो जितना बांधना है, जितना एरिया को कवर करना है, आपको दानों को रख करके उस जगह पर और इस टेप से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप बैठे हुए हैं, उसको धीरे धीरे आप दबा रहे हैं, तो वो ऑर्गन या वो पॉइंट वो आपका दबेगा। तो ये तरीके हैं जो आप पॉइंट्स को या उस ऑर्गन को आप दबा सकते हैं। इसके जब हम आगे जाते हैं, बाहरी को तो हमने बता दिया है। अब बाहरी में भी थोड़ा सा देखिए, ऊपर से चलते हैं। सर का पोर्शन देखिए, गर्दन का हमारा 2 ज्वाइंट है, एक नीचे का और एक चीन से नीचे का, ये 2 ज्वाइंट है। थंब में भी आपको देखिए 2 ज्वाइंट मिलेगा, बाकी अंगुलियों में 3 ज्वाइंट मिलेगा। थंब में आपका 2 ही ज्वाइंट ईश्वर ने बनाया है। ये बड़ा लॉजिकल है सुजोग, ऐसा नहीं है कि कहीं का पॉइंट कहीं नहीं बताया गया है। यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। 2 ज्वाइंट, नीचे का ज्वाइंट, ये ज्वाइंट। इसके ऊपर का पोर्शन, इसके ऊपर का पोर्शन आपका सर को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर देखिए स्कल है, आपका इतना बड़ा अंगूठा जो है स्कल है। आगे का पोर्शन आप जाएंगे, यहीं पर आपको सामने की सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे अब कोई कहे कि मेरे को आंख में दर्द है, सर का पोर्शन का क्या हुआ? आंख में दर्द है, तो सामने में आप देखिए, इस ज्वाइंट से ऊपर सर हुआ, तो आंख देखिए थोड़ा सा मिडिल से हल्का ऊपर है। तो अगर कोई आंख बोले तो एक आंख कहाँ आ जाएगा? एक आंख यहाँ आ जाएगा, एक आंख इस तरफ आ जाएगा। जब आंख में अगर आपको दर्द है या आंख किसी कारण से पूरा लाल हो गया है और जलन महसूस हो रहा है, तो अगर आप इस पॉइंट को एक्यूरेट के रूप में अगर इससे दबाएंगे, क्योंकि आंखें छोटी है, तो कहीं ना कहीं आपको दर्द महसूस होगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जहां पर आंख का करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर आपको दर्द महसूस होगा। अब आंख का दर्द महसूस कहां हो रहा है? यहां पर। तो जिस पॉइंट पर देखिए, ऐसा नुकीला चीज आप कोई भी दबाएंगे ना, हल्का फुल्का दर्द होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर दबाने से ज्यादा दर्द, या कोई घाव वगैरह को दबाते हैं, उस तरह का पीनिंग दर्द होता है, उस तरह का दर्द जहां हो, समझिए कि वही वो पॉइंट है।
और उसी पॉइंट को आपको दबाना है। दबाने के लिए क्या है, इस्तेमाल करने वाली चीज बता दिया, कितने देर के लिए दबाना है। तो इसमें मेन एक सावधानी है कि सपोज इस नुकीला चीज से मैं दबा रहा हूं और कंटिन्यूअस इसको जोर जोर से दबाऊंगा तो ये क्षति भी कर सकता है यहाँ, तो नहीं, उतना ही जोर से दबाना है जितना कि सामने का रोगी बर्दाश्त कर सके। दूसरा चीज, उतना ही देर तक दबाना है जितना देर तक दबाने से यहाँ ब्लड क्लॉट न हो जाए, जमाव न हो जाए ब्लड का। तो इसको दबाया, रिलीज किया, दबाया, रिलीज किया। अंगुली से दबाएंगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका स्पेस ज्यादा कवर कर रहा है, एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, तो इससे दबाएंगे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर नुकीला चीज से दबा रहे हैं तो ध्यान रखना, टेप से बांध करके चना मटर अगर छोड़ दीजिए उसमें उतना हानि नहीं करेगा, खुद वो टेप से बंधा हुआ है तो करेगा ही। और एक चीज और मैं कहना भूल गया, इसमें और कई तरह के मैग्नेट्स आते हैं, तो आप मैग्नेट्स को भी अगर बांध देते हैं तो मैग्नेट क्या करता है कि अंदर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ब्लड हर एक जगह है, और ब्लड में आयरन होता है, ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, और मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, खिंचाव करता है, खींचता है। क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है, हमारी पूरी बॉडी को नहीं खींचना है, पूरे मसल्स को नहीं खींचना है, पूरी हड्डियों को नहीं खींचना है, ये छोटा सा मैग्नेट काम नहीं करेगा, उस एनर्जी को खींचना है। वो एनर्जी अगर कहीं ब्लॉक हो रहा है उस पॉइंट पर, तो उस एनर्जी के रास्ते को क्लियर करना है। तो ये मैग्नेट जो इतना छोटा, मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, बहुत ही छोटा होता है, इसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। एक मैग्नेट होता है जिसको हम लोग स्टार मैग्नेट बोलते हैं, ये आगे स्टील टाइप का होता है जो स्टार की तरह होता है, ये वन पोल का होता है। कुछ मैग्नेट्स होते हैं, ये रिंग मैग्नेट इसको बोलते हैं, ये अगर आप देख पाएंगे रिंग मैग्नेट है, ये बड़ा होता है, जैसे कहीं बड़ा सा कोई प्लॉट हो गया है और जमा हुआ चीज है उसको तोड़ना है, तो ये रिंग मैग्नेट, इससे भी बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये मैग्नेट से भी बांध करके, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूप्रेशर, आप किसी भी तरह से उसको आप प्रेशर डाल रहे हैं। नीडल से होता है एक्यूपंक्चर, जो नीडल को ही इंसर्ट कर देते हैं। आप देखेंगे तो आप नीडल को, तो कोई नीडल देख करके जब नीडलिंग से किया जाता है तो वो नहीं डरता है, रोगी नहीं डरता है, रोगी को दर्द नहीं होता है, लेकिन जो इंसान देखता है इलाज करते हुए वो डर जाता है। अगर ये बटक हमारा सबसे मसल्स वाला चीज होता है, थाई सबसे मसल्स वाला चीज होता है, तो उसके जब नीडल देखेंगे तो 6 इंच के नीडल होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन चूंकि वो दर्द वाले पॉइंट पर इंसर्ट किए जाते हैं, इसलिए रोगी को वहां इंसर्ट करने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अगर गलती से डॉक्टर ने साइड में उसको कर दिया तो वहां दर्द होगा। दर्द वाले पॉइंट पर कितना भी नीडल इंसर्ट कर देगा बटक पर, वो दर्द नहीं करेगा। सर पर होता है, छोटा सा नीडल होता है, कान का तो इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, और कान पर भी दबा करके इलाज होता है। तो बीच में मैं जो छूट गया था कि नीडल से भी, मैग्नेट से भी होता है, इसको बता दिया। अभी हम थे आंख के ऊपर, इस पोर्शन पर, तो आंख को हम ऐसा करके देख सकते हैं। अब मेन ऑर्गन और क्या है सर में, कान, 2 कान है। अब 2 कान हमारे कहाँ आ जाएंगे, ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी का आप देखिए, आदमी हो चाहे गोरा हो या काला हो, बॉडी में 2 कलर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक पोर्शन ज्यादा व्हाइटिश होगा, एक पोर्शन ज्यादा ब्लैकिश होगा। आप सिंपल आप थंब को देखिए, अंगुलियों को देखिए, तो पीछे का पोर्शन ब्लैकिश है, आगे का पोर्शन व्हाइटिश है। गोरा से गोरा आदमी भी होगा ना तो उसमें भी थोड़ा मिसमैच आपको दिखाई देगा। एक्यूप्रेशर की भाषा में इसको यिन और यांग बोलते हैं। देखिए, जिंदगी में जितनी भी चीजें देखेंगे ना, उसका 2 पहलू होता है, जैसे बोला जाता है ना कि सिक्के के 2 साइड होते हैं। इसी तरह हर एक चीज का
जैसे ईश्वर ने बनाया उत्तर तो दक्षिण, पूरब तो पश्चिम, आकाश तो पताल, रोशनी तो अंधेरा, हर एक चीज का आपको 2 पार्ट मिल जाएगा। बर्थ तो डेथ, सॉफ्ट मुलायम तो हार्ड, किसी भी चीज का 2 चीज आपको मिलेगा। तो ये शरीर में भी 2 है, एक ब्लैकिश पोर्शन है, एक व्हाइटिश पोर्शन है। तो इस भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इन एंड यांग। जो व्हाइटिश पोर्शन है उसको इन बोलते हैं, YIN, IN नहीं, यहाँ पर इसका स्पेलिंग है YIN, यांग YANG, क्योंकि ये चाइनीज कोरियन है इसलिए इसका ऐसे शब्द दिए गए हैं। अब आपका कान जो होता है उसको देखिए, कान उसी पोर्शन पर आ रहा है जहां पर आगे का व्हाइटिश और पीछे का ब्लैकिश पोर्शन है, उस लाइन के ऊपर आपके कान आ रहे हैं, आपके कान है। अब जब हम यहाँ पर कान का दर्द हो रहा है तो करीब करीब कान हमारा कहाँ है, इसके सेंटर में होता है। तो हमारा थंब पर इस साइड में जहां वो लाइन आ रही है ब्लैक और व्हाइट की, अगर सेंटर में जाएंगे यहाँ पर तो हमारा कान मिल जाएगा, कान मिल जाएगा। कान दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हमारे कान। अब मान लीजिए कि लेफ्ट ईयर में दर्द है, तो जब हमने ऐसे खड़ा कर दिया तो हमारा लेफ्ट ईयर किधर होगा, जो आपका लेफ्ट हाथ की तरफ है, मतलब इधर। राइट ईयर इधर हो गया, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर कान में दर्द है तो आप दबाएंगे इधर। दर्द के केस में तो इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, दर्द के केस में इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। क्यों? जैसे ही आप यहां दबाएंगे विद इन फ्यू सेकंड्स वो दर्द में कमी महसूस होगा। विद इन फ्यू मतलब आप दवा टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं तो आपको उसमें टाइम लगता है, आधा घंटा 45 मिनट, लेकिन इस केस में आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए दर्द वाला तुरंत महसूस होता है और लगता है कि नहीं ये फायदा कर रहा है। तो आंख हो गया, कान हो गया। अब दांतों का दर्द है, तीसरा क्या हुआ, दांतों का दर्द है। तो दांत कहाँ होगा, देखिए चीन से और नाक के बीच, हाँ बीच में, दोनों आंख के बीच में। अगर नाक में कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे आंख बताया दोनों, तो उसके बीच का पोर्शन जो है हमारा नाक हो जाएगा। नाक से नीचे आइए, ये पोर्शन हमारा मुंह हो जाएगा। मुंह के अंदर क्या है, दांत है। अगर दांत में दर्द है तो यहाँ पर आप दबाएंगे, यहाँ पर दबाएंगे तो आपको दांत का वेरी इजिली, कुछ दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। खाली इतना जान लीजिए कि ये मेरा सर का पोर्शन है, तो सर में आप खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे कि आगे का पोर्शन ये आगे का पोर्शन है, पीछे का पोर्शन ये पीछे का पोर्शन, आगे हमारा आंख कान नाक कहाँ होगा। आप खुद ही आर्ट के रूप में उसको बना लीजिए और उस पॉइंट को दबाइए। दूसरा है गर्दन का। गर्दन में क्या, यहाँ थायराइड का होता है या टॉन्सिल होता है, ठंडा गर्म हुआ, टॉन्सिल बढ़ गया, यहाँ दर्द होने लगा, तो आप इस पोर्शन में ये वाला जो ज्वाइंट है आगे की तरफ, ये कहाँ है, आगे की तरफ, आगे की तरफ जब जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दर्द मिलेगा। उस पॉइंट को खोजने के लिए आप इसको रोल कर सकते हैं, या पेन है, पेन जैसे मैं पेन से बताता हूँ, पेन सबके हाथ में होता है, ये पेन है, पेन से आप ऐसे 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 करेंगे तो कहीं एक पोर्शन पर आपको दर्द मिलेगा। जहां दर्द मिला उसी को ऐसे कंटिन्यूअस थोड़ा दबा के रखिए, फिर उसको रिलीज कर दीजिए, फिर उसको दबा के रखिए। तो ये हो गया गर्दन के आगे का। पीछे किसी किसी का सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है तो ये गर्दन के ऊपर वाले पोर्शन में है, तो इसका बैक साइड में चले जाइए, पीछे वाला पोर्शन में आप कहीं ना कहीं ऐसे दबाएंगे। ये सिंपल वे में बता रहा हूं, अदरवाइज एक्यूरेसी से जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि गर्दन में भी कहां पर दर्द है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, अपर साइड में है, अपर से ज्वाइंट से कितना नीचे है, नीचे वाला ज्वाइंट से कितना। तो एक्यूरेट में भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बेसिक क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप कहीं भी ऐसे ऐसे करेंगे तो एक जगह आपको दर्द महसूस होगा। तो जहां पर ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है उसी पॉइंट को आप ऐसे कंटिन्यूअस दबाना है। तो ये हो गया गर्दन का, इसको अभी हमने कवर किया। अब आ जाइए दोनों हाथ के ऊपर। दोनों हाथ देखिए, हाथ में 3 ज्वाइंट है, एक
कलाई का, दूसरा केहूनी का और तीसरा शोल्डर का। 3 ज्वाइंट है। अब जब हाथ को मैंने पहले बताया तो ये दोनों हमारे हाथ हो गए। इन दोनों उंगलियों में भी देखिए 3 ज्वाइंट्स है, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो ये हो गया शोल्डर का, ये हो गया केहूनी का, ये हो गया कलाई का। अब मान लीजिए कि किसी को केहूनी में, बीच वाले में यहां दर्द महसूस हो रहा है, तो आप बीच वाला, आगे का व्हाइटिश पोर्शन पर है तो व्हाइटिश साइड में, पीछे में दर्द हो रहा है तो ये पीछे में, इसके लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में हो रहा है तो इस ज्वाइंट के राइट साइड में, नीचे में दर्द है तो इसके नीचे वाले पोर्शन पर, आगे कलाई में है तो ये आगे का कलाई वाले में। ये आप खुद ही 3 जब ज्वाइंट बता दिया, ये और ये, तो ये कलाई, ये और शोल्डर। शोल्डर में आपको, बहुत लोगों को शोल्डर पेन होता है, इस हाथ का शोल्डर कहाँ, कौन सा हो गया, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ है क्या, तो पीछे की तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। आगे की तरफ है, ये व्हाइटिश साइड में हो गया। आप कहीं जब आप इसको उंगली से भी ऐसे इस ज्वाइंट को दबाएंगे तो कहीं कहीं न दर्द मिलेगा, पेन से दबाएंगे तो कहीं ना कहीं दर्द मिलेगा। जहां पर वो दर्द मिलता है आप उसको दबा करके रखिए, थोड़ा देर दबाइए, 5 मिनट 7 मिनट दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2 घंटा के बाद आपको दबाइए। आपको वो दर्द धीरे 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 करके, एक ही बार में नहीं, लेकिन हो सकता है जैसा दर्द है उसके अनुसार इसमें फायदा मिलेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन दबाएंगे, आपको ये दर्द में रिलीफ होगा और धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब देखिए जनरली क्या होता है, लोग इलाज लेफ्ट हैंड में करता है, क्यों, राइट हैंड की हमारी उपयोगिता सबसे ज्यादा है। अगर लेफ्ट हैंड में हमने मैग्नेट बांध लिया तो चलेगा, राइट हैंड में बांध लिया तो काम भी करना है, तो जनरली लेफ्ट हैंड में ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अब लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड है ना, सपोज मैंने हाथ को लटका दिया तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। लेकिन कोशिश करना ये है कि राइट वाले का राइट में जब ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलता है। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट का राइट साइड में करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड में राइट वाले का भी इलाज किया जाता है और कर सकते हैं। मैग्नेट बांधना है लॉन्ग टाइम पर, 4 घंटा 6 घंटा रात में बांध करके छोड़ दिया, वो सो रहा है, मैग्नेट बांधा हुआ है, सुबह उठेगा काम करना चालू करना है, उस समय उसने खोल करके अलग कर दिया, तो ये हो गया हाथ का। इसी तरह आप खुद रिलोकेट कर सकते हैं अपनी बीमारी में। अब केहूनी में है तो ये हो गया, कलाई में ये है, शोल्डर में। इसी तरह अब हाथ में जब आते हैं तो हाथ कंप्लीट हो गया, सॉरी। अब मैं जब लेग्स में आते हैं, पैर में आते हैं, तो देखिए 2 उंगलियां जो सबसे नीचे की तरफ लटक रही है, ये दोनों हमारे लेग्स हो गए। लेग्स में क्या हो गया, लेफ्ट लेग ये हो गया, ये राइट लेग हो गया। अब कंफ्यूजन यहाँ एक होता है, इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूं। अब इस उंगली को अगर आपने उल्टा कर देंगे ना तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जब शुरू में हाथ और पैर को पहचानना है तो हाथ को ऐसे रखना है नीचे की तरफ, और तब इसको पकड़ लेना है। जैसे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है तो हमने लेफ्ट वाले को पकड़ लिया, अब पीछे की तरफ इलाज करना है तो पकड़े हुए आप हाथ को घुमा दीजिए। अब देखिए ये राइट साइड में आ गया, जब उल्टा करेंगे तो राइट साइड पे। तो इलाज करते वक्त थोड़ा इसको ध्यान रखना है लेफ्ट एंड राइट का, क्योंकि अगर बैक साइड में करना है तो ये जस्ट उल्टा साइड में आ जाएगा। तो इजी तरीका ये है कि लेफ्ट में पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, पकड़ लीजिए टिप्स को और फिर ऐसे घुमा दीजिए। प्रैक्टिस करते करते फिर लेफ्ट एंड राइट की आपको जानकारी मिल जाएगा कि जब इसको आगे रखते हैं तो राइट पर शिफ्ट कर जाता है। देखिए शुरू के लिए ये। अब देखिए पैर में भी क्या है, आपका पैर में 3 ज्वाइंट है, हाथ की तरह ही सेम तरह से, 1 2 घुटने का और तीसरा हिप ज्वाइंट। ये तीनों ज्वाइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर ज्यादातर लोगों को घुटने का प्रॉब्लम रहता है, अब घुटना कौन सा हुआ, इसका बीच वाला ज्वाइंट, ये बीच वाला ज्वाइंट जो हुआ ये घुटना हुआ,
अब आप घुटना में आगे से है पीछे से कुछ नहीं है, इतना पता नहीं चल रहा है, तो इस ज्वाइंट को भी कहीं उंगली से दबाएंगे तो एक जगह आपको दर्द महसूस होगा। जहां पर पिनिंग टाइप का दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट को आप अगर दबाएंगे, रखेंगे, तो आपको दर्द में रिलीफ महसूस होगा। अब बड़े मजे की बात है, हम मार्केट से आए, पैरों में पूरा दर्द है, घर पर कोई है नहीं, इच्छा कर रहा है कि थोड़ा सा कोई मसल्स को दबा देता तो कहीं कहीं मार्केट में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक स्टील का रिंग मिलेगा, 10 रुपए 5 रुपए में वो बेचते हैं। अब तो यहाँ पर तो बॉम्बे वगैरह में ना 50-50 रुपए लेता है 5 रुपए की चीज को। आप देखेंगे कि उसको उंगली में ऐसे लगाया और ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं, कई लोगों को आपने देखा भी हो। तो अब क्या हुआ, किसी से मालिश कराने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मालिश हो गई। घुटने का दर्द है, बैठे हुए हैं, हमने घुटने वाले जगह पर इसको लगा करके छोड़ दिया। अब ये क्या कर रहा है, अंदर चुभ हो रहा है, वो जो पॉइंट को दबाने की बात है ये भी दबा रहा है। तो इस तरह का एक स्प्रिंग भी मिलता है स्टील का, आप इससे भी ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया पैर का। अब पैर के बाद बाहर वाली चीजें हमने कवर कर लिया, सर, दोनों हाथ, दोनों पैर। अब आ जाइए इंटरनल ऑर्गन पर, जो हमारा ट्रंक पोर्शन के अंदर है, ट्रंक पोर्शन के अंदर है। अब जब हाथ को हम ऐसा कर देते हैं तो देखिए ट्रंक में क्या है, ये हमारा छाती है, छाती के नीचे यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे क्या है, ये पेट का पोर्शन है। अब यहाँ पर जब गर्दन का ये ज्वाइंट है, गर्दन से नीचे ये जो आपका उभरा हुआ हथेली है, हाथ का उभरा हुआ जो ऊंचा टाइप है, आप देखिए छाती सबका ऊंचा है ना, किसी किसी का पेट ज्यादातर लोगों का ऊंचा हो गया है, लेकिन सही रूप से क्या होना चाहिए, पेट नीचे होना चाहिए, छाती ऊपर होना चाहिए। तो छाती हमारा ऊपर है, ये वाला पोर्शन, पेट हमारा ये वाला पोर्शन, गड्ढा वाला पोर्शन। और ये जो डायफ्राम की मैं बात कर रहा हूं, ये डायफ्राम आ जाता है, ये जो कलाई का ये हमारा पोर्शन है, जो मेन जो रेखा दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा डायफ्राम हो जाता है यहाँ कलाई के ऊपर ऐसा। ये अब जब हम रिलोकेट करते हैं, लोकेट करते हैं ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, तो कैसा होगा, देखिए यहां से हमारा हार्ट क्या यहाँ आता है, सेंटर में है, सेंटर के दोनों साइड में क्या है, लंग्स है। तो यहां से हार्ट कहाँ आ जाएगा, इसका सेंटर में, यहां आ जाएगा, लंग्स यहां पर ऐसे साइड में आ जाएंगे, ये उभरे हो दोनों पोर्शन के, ये हमारा दो, ये लंग्स हो जाएगा, बीच में जो है हमारा हार्ट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो अगर अंदर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो हम लंग्स वाले पोर्शन पर अगर दबाएंगे तो फायदा होगा। किसी को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो इस सेंटर वाले में दबाएंगे तो होगा। और बेसिक के लिए, शुरुआत के लिए, छाती में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो उभरा वाला पोर्शन है, इसको अंगूठा से, अंगूठा चौड़ा होता है, मोटा होता है, आप अंगूठा से ऐसे ऐसे दबाना चालू कर दीजिए। कुछ नहीं पता चल रहा है, गैस ऊपर की तरफ चढ़ गया है, बेचैनी है, तो आप इस वाले पोर्शन को, छाती वाले पोर्शन को दबाइए, आपको फायदा होगा। और चूंकि गैस फॉर्म होता है पेट से, तो थोड़ा सा नीचे चले जाइए, पेट को दबा दीजिए। तो पेट और छाती को आप दबा देंगे, जो ऊपर गैस चढ़ा हुआ है और छाती में कंजेशन महसूस हो रहा है या दर्द पूरा महसूस हो रहा है, तो आप इसको दबाएंगे। लेकिन इसमें एक दर्द होता है जो कि सबसे मेन चीज है, वो अटैक का, उसको ध्यान रखना जरूरी है। ये पता करना है कि कहीं अटैक वाला तो नहीं है। अगर अटैक वाला है और पता चला कि हम अंगूठा ही उसको दबा रहे हैं, 2 मिनट में उसको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और हम उसको अंगूठा ही दबा रहे हैं, तो वो क्लेम आपके ऊपर आ जाएगा कि वो टाइम कंज्यूम कर लिया इसके लिए। तो उस दर्द का ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कवर कर लिया होगा, या नहीं भी हुआ तो मैं सिंपल बताता हूँ कि अटैक का दर्द वो पिनिंग होता है, जैसे लगता है अंदर से कोई सुई चुभ हो रहा है, स्वेटिंग होगा, माथे पर पूरा पसीना आ जाएगा, वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में, शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और नीचे की तरफ सर्कुलेट होगा,
और दर्द ऐसे जैसे लगेगा कि अंदर से कोई सुई चुभ हो रहा है। और जो गैस वाला होगा वो फैला हुआ होता है, गैस हमेशा फैलता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, तो वो फैला हुआ होगा। ये पूरा छाती ये दर्द कर रहा है, वो हम समझ सकते हैं कि गैस का है। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, शोल्डर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो अटैक का हो सकता है। इसको पहचानना है, उसके बाद आप टाइम ले सकते हैं इसको दबाने के लिए। अगर अटैक भी है किसी को और हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में बैठ करके आप इसको दबाते हुए जा सकते हैं। इसको दबाते रहिए जब तक टाइम आपके पास है, और साथ में चले जाइए, उसको दबाते हुए जाइए। उसका जो ड्यूरेशन है सर्वाइवल का, वो लंबा होगा। वहां पर आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनका हाथ ले करके और उसको कंटिन्यूअस आप दबाते हुए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रंक का पोर्शन। ट्रंक का सारे पोर्शन नहीं, ये छाती का पोर्शन हुआ। अब छाती में देखिए डायफ्राम के नीचे यहाँ पर क्या आता है, लीवर आता है यहाँ पर। तो लीवर का पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ये डायफ्राम हो गया। तो ये राइट साइड में, राइट साइड में, तो ये डायफ्राम से लगता हुआ ये वाला। दूसरा जो बीच में गड्ढे के राइट साइड में है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा आपका लीवर का पोर्शन। कई लोग ऐसा सोचते हैं यहीं पर आपका गॉल ब्लैडर आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर ही। अब ऊपर लेफ्ट साइड में क्या आता है, यहाँ हमारा स्टोमक। जैसे ही हम, ये रिब्स है, रिब्स के ये नीचे में क्या होता है, स्टोमक, पेट, जहां पर कि खाना खाते हैं और जब अन्न जाकर के जहां पर जमा होता है, वो वाला स्टोमक, अग्नाशय बोलते हैं जिसको। वो कहाँ आ जाएगा, ये डायफ्राम के लेफ्ट साइड, यहाँ पर वो आ जाएगा। ये जो बीच का गड्ढा वाला पोर्शन होता है उससे लगता हुआ ये। अब यहाँ से क्या है, हमारी छोटी आंतें निकल रही है। छोटी आंत यहाँ से निकल करके एक क्या पूरी इसके बीच में, सॉरी, यहाँ ये पेट हो गया, यहाँ निकल करके बीच में आंतें, करीब 20 से 25 फीट लंबी आंतें, छोटी आंत यहाँ पर है। और फिर छोटी आंत से निकल करके बड़ी आंत यहाँ से निकल करके ऐसे राउंड मारता हुआ एनस से बाहर निकल गया। ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बड़ी आंत यहाँ से दिखाई छोटी आंत से निकल करके ऐसा ये गड्ढे वाले पोर्शन में घूमता हुआ, ये दो पैर के बीच में, हमारा एनस कहाँ है, दो पैर के बीच में, ये दोनों पैर के बीच में यहाँ से ये बाहर निकल गया यहाँ पर। अब मान लीजिए कि किसी को आंतों में दर्द हो रहा है, तो कुछ नहीं हमें पता है, तो आंत तो पूरा ये पेट इसका पोर्शन है, तो ये गड्ढा वाला पोर्शन अगर कहीं दर्द है, या पेट, जिसको पेट का दर्द बोलते हैं, अनपच है, इनडाइजेशन है, या एसिडिटी है, तो ये जो अग्नाशय है जहाँ मेन पेट है वहां पर हो, तो इस वाले पोर्शन को, इस ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपको पेट का दर्द के लिए रिलीफ मिलेगा। फिर किसी को पाइल्स का दर्द है, तो पाइल्स का कहां पर आपको होगा, यहाँ पर, ये जो बाहर निकल रहे हैं दो अंगुली के बीच में, अंदर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट करके ये अंदर की तरफ, दो अंगुली के बीच में जब अंदर की तरफ दबाएंगे तब आपको पाइल्स का दर्द यहाँ पर महसूस होगा। ये आपका पेट का हो गया। अच्छा, इसमें एक मेन होता है वो किडनी हमारा पीछे की तरफ होता है, पीठ की तरफ चला जाता है। किडनी आगे नहीं है, किडनी हमारा पीछे की तरफ है। तो दो किडनी कहाँ आएगा इसको समझिए। अब हम शरीर के पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां से जो रीढ़ की हड्डी नीचे तक गई, सर्वाइकल से लेकर के दो बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं, सर्वाइकल का, गर्दन का, C1, C2, C3, C4, C5, जनरली C2, C3 में दर्द होता है जो इस ज्वाइंट पर, यहाँ पर, और स्लिप डिस्क का कमर में, उसको L2, L3, L4, L5 नीचे वाले को बोलते हैं लंबर। अब देखिए रीढ़ की हड्डी कहाँ चली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल वाले बहुत मिलते हैं और कमर दर्द वाले। अब देखिए यहाँ जब हमारा सर खत्म हो रहा है तो पीछे ये गर्दन
पीछे हमारा ये गर्दन का चालू हुआ, तो गर्दन हमारा इस जॉइंट से इस जॉइंट तक हो गया, और इसके नीचे रीढ़ की हड्डी चालू हो गई। आप यहाँ टच करेंगे तो देखिए एक मोटा सा हड्डी दिखाई देगा, गर्दन के ठीक नीचे मोटा सा हड्डी दिखाई देगा, वो आपका ये हो गया अंगूठे का। अब इसके नीचे चलिए, तो जैसे डायफ्राम बोला कि ये आगे का डायफ्राम हो गया, इसी तरह पीछे का इसको ये डायफ्राम हो गया, इसके सामने कलाई का ज्वाइंट। अब ये जो रीढ़ की हड्डी आ रही है, यहां से इस ज्वाइंट से चालू हुआ और ये यहां तक सीधा आएगा, यहां तक सीधा आएगा, और सीधा आने के बाद पीछे में कहाँ है, दोनों पैर के बीच में, ये जो दोनों हमारे लेग्स हो गए, इसके बीच की जो ये गड्ढा वाला पोर्शन है, ये आप आइए आगे, आपको जहां तक ये गड्ढा दिखाई देगा कवर करते हुए, वहां तक ये रीढ़ की आ गई। यहां से चालू हुआ, थंब के नीचे से चालू हुआ, ये डायफ्राम तक आया, जहां तक ये थंब का नीचे वाला ये ज्वाइंट है कलाई पर, और यहाँ के बाद ये यहां से आ गया सेंटर में, ये नीचे तक, ये चला गया दोनों उंगलियों के बीच तक, जिसको क्या कॉसिक्स या कुछ ऐसा मेडिकल टर्म में बोलते हैं, लास्ट वाले को, जो पूंछ की हड्डी जहां खत्म हो रही है वो नीचे आ जाएगा अंदर में। तो अगर रीढ़ की आपको करना है, सर्वाइकल का करना है, तो सर्वाइकल का आपको यहां से लेकर के यहां के बीच में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ये दर्द जो मेन हड्डी है, इसके थोड़ा सा नीचे तक किसी किसी को दर्द हो रहा है, तो इसके नीचे तक जब जाएंगे, इसके नीचे तक जाएंगे, इसके नीचे तक जब आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर वही कमर का दर्द है तो स्ट्रेट में आ जाइए, ये दोनों अंगुलियों के जो बीच वाला गड्ढा वाला पोर्शन है, इसके ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। आप जब इस गड्ढे में कहीं इस अंगुली से अगर आप अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे, वो आदमी एक जगह जैसे जहां पर वो दर्द होगा, ऐसा करके जो है ना, वो बोलेगा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वो समझिए कि वही पॉइंट, और उसी को आपको इसमें गड्ढे में दबाना है। अच्छा देखिए, अब रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में क्या है, अपनी किडनी है, रीढ़ बीच में है, तो अगर अब किडनी को करना है तो इस गड्ढे के यहां पर आ जाइए, यहां पर, ठीक है। तो किडनी कहां हो जाएगा, इसके दोनों साइड में ऐसा ये हो जाएगा, एक ये और एक ये आपका किडनी हो गया। ये रीढ़ की हड्डी बीच में जा रही है, ये दोनों किडनी होगा। और किडनी का इलाज के लिए अच्छा हम मानते हैं क्या, राजमा को, राजमा के आप दाना देखेंगे ना तो किडनी का शेप का होता है, तो राजमा का 2 दाने बांध करके और टेप से चिपका दीजिए, और बैठे हुए हैं तो उसको ऐसे दबाते रहिए, तो किडनी का शेप का होता है। इसलिए यहाँ पर राजमा को अगर सीड्स में जाएंगे तो यहाँ पर बांधते रहे, या नहीं तो उंगली से दबाइए, पेन से दबाइए, या अगर जिमी रखे हुए इससे आप दबाइए, आपका किडनी हो गया। ये रीढ़ की हड्डी हो गई। ये नीचे जो कमर का दर्द है, आप कहीं यहाँ पर हो गया। हाँ, महिलाओं के लिए ओवरी नीचे वाला पोर्शन में अगर दर्द होता है, उसके लिए ये आगे का पोर्शन, आगे का पोर्शन, दोनों उंगली के बीच का ये आगे का पोर्शन, ये दोनों हल्का साइड में, देखिए हल्का साइड में आप दबाएंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दबाएंगे, आपको नीचे के पोर्शन का दर्द आपको महिलाओं के लिए मिल जाएगा। पुरुषों का भी अगर जेनाइटल में कहीं प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आगे की तरफ ही आप दबाएंगे आपको मिल जाएगा। और कोई मेन ऑर्गन छूट रहा है, करीब करीब कवर हमने कर दिया है। प्रोस्टेट का बता सकते हो? प्रोस्टेट का यहीं पर आएगा ना, हाँ बराबर। ये जो मैंने ये बोला ना, ये यहाँ पर ये दोनों उंगली के बीच का आगे की तरफ ही, आगे के तरफ ही, हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक प्रोस्टेट का आएगा।
यहाँ पर। तो सर का हो गया, हार्ट चेस्ट हो गया, इंटरनल ऑर्गन हो गए। हाँ, एक और ये अपना पैंक्रियाज का, शुगर वगैरह रिलेटेड जो बीमारियां होती है ना, तो आप खुद देखिए पेट, मैंने क्या बोला, पेट है, पेट के नीचे छोटा सा होता है, पेट के नीचे। तो हमारा पेट कौन सा हुआ, ये हुआ, ये छाती, ये रिब्स हुआ, तो इसके नीचे ऐसा उस शेप में आएगा, यहाँ पर पेट के नीचे। तो यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपको पैंक्रियाज जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और कोई ऐसा चीज जो मैग्नेट, बेसिक चीज करीब करीब हमने कवर कर लिया। आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न है तो अगर कोई किसी का कोई ऐसा मेन प्रश्न है ऑर्गन से संबंधित कि वो कहाँ आएगा, कहाँ पर करना है, तो वो आप पूछ सकते हैं। आज हमारे रामकेश जी शर्मा दादा का आभार प्रदर्शन हमारे आदरणीय भानुदास जी बांडीवती दादा करेंगे, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक, क्योंकि किसी किसी लोगों को फिर कोई ड्यूटी पे जाना रहता है, इसलिए हाँ, उनके सामने आभार प्रदर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल। हमारे भानुदास जी बांडीवती दादा। आज के योग सत्र में हमारे गुरुवर्य रामकिशोर जी शर्मा सुजोग या एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये ऐसी थेरेपी है कि हर घर में हम सभी डॉक्टर बन पाते। आज के जो पूरे हमारी बॉडी एक पंजे पर यानी एक हाथ पर हमारी पूरे ऑर्गन्स की डिटेल्स आपने हमें आज के व्याख्यान में दिए, और इसका अनुभव हम हर साधक अपने घर में पूरा लाभ उठा सकते। रामकिशोर जी शर्मा जी का मैं ग्रुप की ओर से, पूरे साधक और हमारे संचालक सभी ओर से आपका धन्यवाद। और ऐसे इस वर्ग पर मानो कुछ आज के व्याख्यान में जो नहीं हो पाया, समय का बंधन होता, तो और इसी क्लास में जैसे आपकी सुविधा के अनुसार हमें दोबारा इस क्लास पर आपका योगदान चाहते हैं। हम सभी साधक की ओर से आपको विनंती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधकों की ओर से। और यही अगला हम डॉक्टर साहब की ओर सूत्र देते। धन्यवाद दादा। आपकी संस्था ने मुझे याद किया, आपकी संस्था ने मुझे पहचाना, डॉक्टर साहब ने मुझे याद किया, कई बार से रिंग कर रहे थे लेकिन कुछ न कुछ हो जा रहा था। आज आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया। आपके इतने साधकों ने मेरा सुना, उपयोगिता तो उनके ऊपर है। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर इसका एक डिस्प्ले मेरे पास जो दिखा देता हूँ, हाँ, दिखा दूं। और मुझे खेत पर भी चलना है, लेकिन जो है साथ में डिस्प्ले तो दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर अपना पतंजलि के लोग अगर इस पर होंगे ना, डिस्क्लेमर है, पतंजलि के लोग होंगे, हाँ, अगर इस पर जो अपना पतंजलि में जो बताया जाता है, हाँ मैं देख लिया, हाँ ठीक। अपना क्या है कि जो पतंजलि में बताया जाता है वो अपना एक डॉक्टर अत्तर सिंह है, सरदार जी, डॉक्टर अत्तर सिंह, उनकी बुक आपको मिल जाएगी। आप ये सब बुक ज्यादातर रेलवे स्टेशन के जो बुक स्टॉल होती है ना, वहां पर मिलता है। तो वहां पर डॉक्टर अत्तर सिंह का फॉलो किया जाता है। आप उस केस में देखेंगे कि ये आगे आगे में ही आपको बताया जाएगा कि आंख यहाँ है तो कान यहाँ है, हार्ट यहाँ है तो ये है। लेकिन ये वाला जो सुजोग मैं बताया, ये चाइनीज एंड कोरियन है, चाइनीज एंड कोरियन है, जिसके ऊपर
इसी को बेस मानते हुए पूरी मतलब साइंटिफिक ढंग से पूरी मतलब जो ट्रीटमेंट आगे दी जाती है, चाहे नीडलिंग की करना हो या कुछ भी करना हो, वो यहाँ पर किया जाता है। जनरली नीडलिंग क्या किया है, वो मेन ऑर्गन पर ही करते हैं, शरीर पर जहां दर्द है वहीं पर करते हैं नीडलिंग। लेकिन अब हाथ में भी करना लोग चालू कर दिए हैं, और नीडलिंग धीरे धीरे लोग अब अवॉइड कर रहा है। क्यों? उसमें इन्फेक्शंस के भय बहुत होते हैं। अगर एक नीडल एक आदमी के लिए उपयोग करे और एक आदमी के इलाज में 20 नीडल का अगर यूज करता है तो उसके लिए वो काफी कॉस्टली हो जाता है। जो ज्यादातर लोग अब क्या है कि मैग्नेट थेरेपी, जिसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, प्रेशर डाल करके अब चालू हो गया है। फिर भी अभी नीडलिंग बहुत जगह होता है। हाँ, नीडलिंग इफेक्टिव ज्यादा है, ध्यान रखिए। नीडलिंग वाला ट्रीटमेंट इफेक्टिव ज्यादा है, वो कम समय में और इलाज करता है। प्रेशर वाला थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, प्रेशर वाला टाइम ज्यादा लेता है, ये थोड़ा अंतर है। तो अपना जो पतंजलि में बताया जाता है, या अभी आपने जो चार्ट दिखाया, ये डॉक्टर अतर सिंह वाला है, वो यहाँ का है। और मैंने जो बताया वो चाइनीज और कोरियन जो सुजोग है उसको बताया। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ वाले में उनका वाला में फायदा करेगा, मेरा वाले में नहीं करेगा। तो इसीलिए डिस्क्लेमर है जो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कौन किसका है, ठीक। और इसी के आधार पर वो मेरिडियंस की लाइन आगे चलती है, और वो डीप में जो ट्रीटमेंट चलता है वो जो मैं बताया इसी बेस पर चलता है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आप आज दादा बोल रहा था पुणे से। आज हाँ, आपने अच्छी ढंग से समझा दिया है। वो हाथ के ऊपर कहा, पूरा शरीर बताया, तो बहुत ही अच्छा हो गया है, वो तो समझ में आया है। लेकिन ये अगर ये शोल्डर से बैक में लेफ्ट में यहाँ तक अगर कुछ तकलीफ है, पेन होता है, तो उसके लिए कहाँ पे दबाना पड़ेगा पर्टिकुलरली? देखिए, लेफ्ट हैंड पहला चीज क्या है, लेफ्ट, ठीक है। हाँ। तो आप हाथ को नीचे, लेफ्ट हैंड के हाथ को नीचे कीजिए। हाँ। हैंड मैंने कौन सा बताया? लेफ्ट हैंड, ये वाली उंगली हो गई, 4 फिंगर, हाँ। ये वाला, इसको पकड़ा। अब वो दर्द कहाँ है? पीछे में है, पीछे में। तो उसको हमने पीछे उल्टा कर दिया, ये पीछे का पोर्शन आ गया, ठीक है। 4 फिंगर का ये पीछे वाला पोर्शन आ गया। अब आपने क्या बोला? शोल्डर बोला। तो शोल्डर का ज्वाइंट कौन सा है? ये है ना। अब शोल्डर का पीछे देखेंगे तो पूरा एक बहुत ऐसा शेप लेता हुआ ना, एक ये प्लेट टाइप का ये हड्डी होता है ना। आप देखिए, है ना। तो ये शोल्डर के ज्वाइंट, ये देखिए, ये सारा पीछे का ज्वाइंट है। तो इस वाले ज्वाइंट के पीछे ऐसे आप दबाइए। अगर आपको एक्यूरेट महसूस है, ये जो उसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला या पता नहीं क्या बोलते, ऐसा कुछ बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो अगर बिल्कुल जी बराबर स्कैपुला बोलते हैं उसको, स्कैपुला ही बोलते हैं ना। हाँ, तो नीचे वाले में है तो हम इसको और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आकर के यहाँ दबाइए। अगर ऊपर वाले में है तो ज्वाइंट के पास ऊपर वाले में दबाइए। आप कहीं ना कहीं एक जगह वो पिनिंग वाला आपको दर्द मिलेगा। तो ये इसके लिए लेफ्ट हैंड बताया, शोल्डर का ज्वाइंट बताया, और इस एरिया में आप दबाइए। ऐसे भी बैठे हुए हैं जहां पर वो दर्द मिलता है ना, इस उंगली से थोड़ा ऐसे दबाते रहिए ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ना वो खत्म हो जाएगा दर्द। लेकिन पेनिंग जो हो रहा है यहाँ तक होता है। अच्छा, हाँ, फिर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तब स्कैपुला वाले पोर्शन का नहीं है, फिर वो आपका सर्वाइकल का है, फिर वो आपका सर्वाइकल का है। क्यों? एक गर्दन से जो नस निकलती है, नर्वस सिस्टम का नस, वो आपका हाथों में नीचे की तरफ जाता है। तो जब सर्वाइकल का दर्द होता है तो दर्द ज्यादातर इस वाले पोर्शन में होता है, सर्वाइकल का नहीं, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में इस वाले पोर्शन में होता है, और फिर इस वाले पोर्शन में होता है, बराबर है ना। ज्यादातर रोगी को कहाँ होता है? इस वाले में होता है। इस वाले में ऐसा बोलेगा
कि यार इसको ऐसे बोलेगा कि ये ऐसा ये दर्द होता है मसल्स का, जैसे लग रहा है कि उसको कोई मसल्स को दो में बांट रहा है, फाड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? दर्द आपका कैसा दर्द जो होता है हाँ वो ऐसा दर्द है क्या कि जैसे लग रहा है कि उसको दो भागों में कोई चीड़ रहा है, फाड़ रहा है? हाँ 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 हैं? हाँ हाँ, तो अगर ऐसा दर्द है मीन्स वो सर्वाइकल का दर्द है, गर्दन का। हाँ। आप मोटरसाइकिल वगैरह भी ज्यादा चलाते हैं, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं चलाता हूँ मैं, बस से मोटरसाइकिल ट्रैवल करता हूँ या 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से ना नहीं ज्यादा चलाते हैं या नहीं क्या बोले? कम प्रोफेशन आपका क्या है? कम होता है। प्रोफेशन क्या है आपका? मैं शॉप पे जाता हूँ मेरे खुद के। अच्छा, शॉप पर जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो कुर्सी आपका सपोर्ट लेने वाला है क्या पीछे? नहीं ऐसा सिंपल चेयर है अपना। अच्छा, सिंपल चेयर है ना, तो आपका हमेशा तो गर्दन झूलता रहता है, तो हाँ हाँ। सर्वाइकल का क्या है ना, हाँ, दर्द होने का चांसेस ज्यादा होता है। हम्म, ठीक है, ड्राइवर को ज्यादा मोटरसाइकिल चलाता है, ज्यादा कार चलाता है और पीछे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो उनको ये ज्यादा है। या कंप्यूटर पर कंटिन्यूअस बैठता है आदमी, है ना, तो उसको भी ये दर्द ज्यादा होता है। तो इसलिए आपका जो है ना ये सर्वाइकल वाला, हाँ समझे, ये अंगूठे का यहाँ से लेकर के आधा इस हाँ ज्वाइंट के नीचे तक, ये हाँ। पूरा सर्वाइकल वाला जो है दबाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं आपको दर्द मिलेगा। ये जो आपका यहाँ जब सर्कुलेट हो रहा है दर्द, तो वो हाँ आपका ये ज्वाइंट के अच्छा। चलते नहीं हो रहा है, वो आपका नस के चलते हो रहा है, ओके ओके। नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ 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 मालूम हो रहा है अभी ऐसा। हम्म, आप पर्टिकुलर वही मेरे को कंफ्यूज था कि हाँ ये, हाँ इधर करना है, इधर अभी मालूम हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो दर्द पहचानना पड़ता है ना हाँ हाँ बराबर है, दर्द करता है वो, हाँ, दबाया तो दर्द कर रहा है। जहां पर दर्द करता है उसी को कंटिन्यूअस दबाना है। हाँ हाँ ठीक, ओके ओके थैंक यू। ठीक है सेलो कर दादा, आपका समाधान हो गया होगा। हो थैंक यू थैंक अभी हमारे कॉलेज में हमारे डॉक्टर सीमाताई क्षीरसागर पांडे नागपुर से आए हैं, तो उनका कॉलेज चालू होगा दादा, उनका कुछ प्रश्न होगा तो अपन ले लेते हैं। हाँ हाँ क्योंकि इससे मैं सूर्य नमस्कार भी नहीं करना चाहता था। ये दर्द होता है ना, तो जो हमारा डेली सूर्य नमस्कार होता है ना, तो मेरे को तकलीफ हो रहा है। हाँ, जब उस हाथ पर लोड पड़ता है ना, हाँ हाँ। तो वो एकाएक वो दर्द होता है, लोड बॉडी का नहीं ले पाता होगा उस समय। नहीं नहीं नहीं। जी दादा हरिओम। हरिओम हाँ, दादा। हरिओम हरिओम हरिओम। ईश्वर की कृपा से मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत स्वस्थ हैं, पर आपका मार्गदर्शन सुनने के बाद कुछ सवाल मन में उत्पन्न हुए। जिज्ञासा के तौर पर कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। सर, ये जो सुजोग थेरेपी है, जो जी हाथ और पाँव से संबंधित या निगडित है, तो जिस हाँ। व्यक्ति को हाथ और पाँव नहीं है, उस स्थिति में ये थेरेपी किस तरह से काम करती है? अगर हाथ और नहीं है तो उसका इलाज बॉडी के उसी ऑर्गन पर देना पड़ेगा। ओके, ये तो करेस्पॉन्डिंग है ना, बराबर। ने क्या बोला, उसका सादृश्य उस बॉडी के ऑर्गन्स के ये सादृश्य यहाँ बन रहा है, करेस्पॉन्डिंग है। तो जब बराबर करेस्पॉन्डिंग गायब है तो बॉडी तो मेन ऑर्गन है, तो वहां पर बराबर। ही इलाज होगा उसका। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस है, और पैरालिसिस या किसी समस्या के कारण, किसी बीमारी के कारण शरीर का कुछ पार्ट या भाग ऐसा है कि जिसमें सेंसेशन नहीं है, तो ऐसे या ऐसी स्थिति में इको प्रेशर काम कर सकता है क्या? यानी जहां सेंसेशन नहीं है उस भाग में इको प्रेशर का कैसे काम कर सकता है या कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन है। पैरालिसिस के केस में काम करता है। अच्छा, पैरालिसिस के केस में क्या होता है कि अगर वो हाथ झूल रहा है ना, आपको लगता है कि वो नॉन इफेक्टिव हो गया है, लेकिन नॉन इफेक्टिव किस कारण से होता है? उसका जो एनर्जी, मैंने क्या बोला, ये एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसका मसल्स से और ब्लड से, हड्डी से लेना देना नहीं है।
वो सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन हो रहा है। तो अगर उसका हाथ झूल भी रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसका काम नहीं कर रहा है, नॉन इफेक्टिव हो गया, फिर भी उसके हाथ पर वो इलाज वहां पर आप दे सकते हैं, करेंगे, वो फायदा उसको करेगा। और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो आप मेन ऑर्गन पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर निडलिंग होता है तो निडलिंग ज्यादातर मेन ऑर्गन पर ही होता है। एक निडलिंग जैसे मैंने बोला आपको कान पर होता है, तो एक कान भी मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। क्यों? आप जब इसके और डीप में जाएंगे तो कान का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी बॉडी की तरह है। वो कब की तरह है? जब बच्चा गर्भ में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति कैसा होता है? ऐसा होता है। तो जो ये कान का शेप है ना, गर्भ में बच्चा है उसके शेप का होता है। तो उस शेप को मानते हुए कान पर भी इलाज होता है। उसकी नीडल बहुत पतली, बहुत माइक्रो टाइप होती है, ऐसे ही हल्का दबाएंगे और उसमें हमें टेप लगा होता है पेपर का, वैसे ही चिपक जाता है और फायदा ज्यादा करता है। क्यों? गर्भस्थ जो बच्चा होता है वो जो स्थिति होती है, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे अच्छा स्थिति माना जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारी है चीजें, तो आप उस केस में और भी दूसरे जगह भी इलाज जैसे दिया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि कान पर भी दे सकते हैं, आप मेन ऑर्गन पर भी दे सकते हैं, और पैरालिसिस के केस में आप उन हाथ पर भी दे सकते हैं। आप मैग्नेट बांध करके और आप टेप से चिपका दीजिए, इफेक्टिव रहेगा, वो एनर्जी बेस्ड है। अच्छा, धन्यवाद। एक तीसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि किसी गर्भवती महिला वो कोई परेशानी है, समस्याएं हैं, या तो फिर अबॉर्शंस हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में यानी अभी आपने जो बोला कान का शेप, तो कान का ही प्रयोग किया जाता है इको प्रेशर थेरेपी का यूज करने के लिए, किया जाता है? गर्भस्थ महिला में थोड़ा केयर लेना पड़ता है। उसमें कई ट्रीटमेंट, जैसे आपने सुना होगा कलर थेरेपी भी होता है, ये सब इसके पार्ट है। कलर थेरेपी, कलर थेरेपी में क्या होता है, या मैग्नेट में ही अगर आपने एनर्जी को इनहेंस करने का, बढ़ाने का, आप एक्यूरेसी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वहां एनर्जी हो क्या रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना है, और अगर कम कर रहा है तो बढ़ाना है। अब मान लीजिए कि वहां उस पोर्शन से रिलेटेड आप, या उस ऑर्गन के मेरिडियन से रिलेटेड कोई आप इलाज करने गए और एनर्जी बढ़ी हुई है, और बाय मिस्टेक आपने और एनर्जी को बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ी हुई है और उसको और आपने मैग्नेट से बढ़ा दिया, तो उस केस में रिस्क भी होता है। तो इलाज करते वक्त इसको ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, कलर में भी होता है, कलर के केस में और एक भी होता सवाल है। हाँ, अच्छा। कलर में भी, हाँ नहीं, कलर वाला भी कई जगह कलर वाला बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो कलर शक्ति को बढ़ाता है, जैसे रेड कलर शक्ति को बढ़ाता है, ग्रीन कलर और ब्लैक कम करता है, तो उस केस में ऐसा ना हो कि हम एनर्जी को बढ़ा दें, तो साइड इफेक्ट उसका हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि सिकल सेल एनीमिया की स्थिति, जैसे रक्त के लाल पेशियों के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है, या यानी अनेमिया की स्थिति में रक्त के लाल पेशियों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और सिकल सेल में वो पेशी भी मतलब ये होती है, यानी आकार ये होता है उसका, और वो पेशी ठीक तरह से काम नहीं करती है, लाल रक्त पेशी। तो ऐसे वक्त, ऐसी सिचुएशन में सिकल सेल एनीमिया की समस्या को इको प्रेशर थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ये किया जाता है, क्योंकि वहां पे तो बॉडी के पूरे मतलब ब्लड को ही ये करना है हम। इसमें जब जाते हैं लाल, ब्लड हाँ, ब्लड रिलेटेड
पहले पता करना पड़ता है कि अगर वो ब्लड में कमी हो रहा है या जो उसके सेल्स हैं या जो कुछ भी है वो किस कारण से हो रहे हैं। तो इस देखिए ये जो आज वाला स्टेप बताया ना, इस स्टेप से उसका इलाज नहीं होगा। बराबर, ये जो बीमारी है ना ये वहां की नहीं होगी। इसके लिए सेकंड स्टेप जो मैंने बोला वो मेटाफिजिकल होता है। अच्छा, और थर्ड जो स्टेज होता है जो हम चक्रा के ऊपर करते हैं वो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो इसका जो इलाज है सेकंड एंड थर्ड स्टेज पर जाकर के होगा, सेकंड एंड थर्ड पर होगा। ये पहले वाले पर, ऑर्गन वाले पर नहीं होगा। एक कॉमन नॉर्मल बीमारियों के लिए जो आज मैंने बताया है, कॉमन है नॉर्मल, सामने से किसी को प्रलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके लिए। आपे वाले केस में क्या है कि बिल्कुल अभी ये डीप की बात हो गई, ब्लड के अंदर की बात हो गई। तो इसका जो है सेकंड एंड थर्ड स्टेज पर जाकर के वहां से उसका इलाज होगा, मेटाफिजिकल एंड ये चक्रा बेस्ड। तो वहां पर अच्छा, अगर क्योंकि जी बराबर बोलिए। बराबर, क्योंकि मेरे एक सवाल था अभी जो मैंने पूछा था, मेरा जो मैंने सवाल, उसमें 2 सवाल मेरे ऐसे थे कि पहला सवाल था कि एनीमिया की स्थिति, यानी रक्त की लाल पेशियों का कोशिकाओं के अंदर का हीमोग्लोबिन होना, और दूसरा उसी के अंदर का दूसरा क्वेश्चन था सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में पूरी पेशियां ही विकृत या गलत तरीके से ये हुई है, तैयार हुई है। तो जहाँ ऐसी स्थिति है वो भी ये होता है, क्योर होता है, यानी अभी आपने बताया कि सेकेंड और थर्ड स्टेज में होता है, तो ये सिकल सेल का हो सकता है क्या? क्योंकि ये हाँ, तो इलाज हेरिडिटरी माना जाता है और आज तक इलाज तो होता है, हाँ इलाज होता है। होता ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें भयंकर से भयंकर बीमारियों का भी इलाज होता है। लेकिन मैं खुद इतना डीपली, मैं खुद इसका इलाज जो आप बोले ना कि ब्लड और ब्लड के अंदर का कंटेंट्स है ना, काफी मैं मतलब बुक्स वगैरह रेफर करने के बाद ही मैं भी इसको मतलब बता सकता हूँ, समझे ना। अच्छा, आज जो मैंने क्लास बताया या बहुत बताया एक नॉर्मल कंसेप्ट में बताया, लेकिन भयंकर से इवन मनोवैज्ञानिक, मन का भी इलाज, बराबर विचार का इलाज, आपके विचार गलत होते हैं उसके भी इलाज इसमें होते हैं। तो मन और विचार से बड़ा अगला सवाल वही था। है ही नहीं, समझे ना। तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी इसके थ्रू होता है। बराबर, तो इलाज संभव है वही इसमें। सवाल मैं करने वाली थी। हाँ, बात है केवल जानकारी की कि उस लेवल के वो जानकार है या नहीं। अच्छा, तो जहाँ जहाँ अभी आपने जैसे बताया कि मानसिक बीमारियां और जहाँ मेंटली रिटार्टेड ऐसी स्थिति है या जिसे कहा जाता है मतिमंदत्व, तो ये तो मतलब ये भी हो सकता है सेकंड और थर्ड स्टेज में हाँ हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल। टाइप में मतिमंदत्व का जो ये है केस है। काफी इफेक्टिव है ये, इवन पागलपन का और सब का इलाज जो है इसमें काफी इफेक्टिव है। देखिए आप आयुर्वेद में 3 चीज पढ़े ना, वात पित्त और कफ, और इन तीनों को आधार मानते हुए डिसबैलेंस बताया गया। यहाँ पर क्या है, आपको 3 की जगह 6 चीजें बताई जाती है, 3 की जगह यहाँ पर 6 चीजें बताई जाती है। वो 6 का जब डिसबैलेंस, ये सेकंड स्टेज वाले में है, मेटाफिजिकल में। वो 6 चीजें क्या क्या है, एक विंड है, हीट है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है एंड कोल्डनेस है। ये 6 चीज, ये जो मेरिडियंस है ना, जो एनर्जी का फ्लो होता है, ये 6 चीज ही कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब ये 6 चीज को, जैसे एक आयुर्वेद का डॉक्टर वात पित्त कफ को पहचानने की कोशिश करता है कि वात ज्यादा हो गया है, पित्त कम हो गया है या क्या हो गया है, उसी तरह यहाँ पर ये डीपली पता करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, उस पर्टिकुलर अवयव का ये 6 में से कौन सा बढ़ गया है और कौन सा कम हो गया है। तो जिसको बढ़ गया है उस चीज को कम करना है, जिसको कम हो गया है वो बढ़ गया है, बढ़ाना है।
तो उस लेवल पर जाकर के इसका इलाज होता है। अब एक पागलपन आना, तो उसका कहीं ना कहीं उसका एनर्जी जो है एक्सेस हो रहा है, एक्सीड किया है, तो वो पूरा मतलब यहाँ क्या होता है, एक रोगी से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 का आधा घंटा तक बातें करनी पड़ती है इसमें। और जब बात करते हैं ना, तो उनकी बातों से, उनके बोलने के ढंग से, उनके जो शब्द निकलते हैं उससे, उसका जो एक्शन उस समय जो एक्टिविटी कर रहा है उससे, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं उसको पता करना पड़ता है कि ये इसमें 6 में कौन सा इसका ज्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, और फिर उसके अनुसार उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसी तरह फिर चक्रा पर जाना पड़ता है कि ये कौन से चक्रा से कौन सी एनर्जी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये 2 बेस्ट इस केस में इलाज देना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें सर में हो रहा है तो केवल सर पर जाकर के कर दिया, तो जरूरी नहीं कि केवल उसमें सर ही इन्वॉल्व है, नहीं, उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस पहचानना पड़ता है, जो कि पूरी उसकी बात करने के ढंग से लेके सारी कुछ उसको काफी लंबे टाइम तक जब बात करते हैं तो उनसे सामने आता है ये इसको कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो बात नहीं कर पाता है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो उसका परिवार से सारा कुछ पूछ करके उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस, उसकी लाइफ स्टाइल वहां से पता करना पड़ता है। और कुछ? एक मिनट में बोल दूं। हाँ, उनका आवाज बंद हो गया। हरिओम शर्मा जी। हाँ, हरिओम। आज के गुरु शर्मा जी, सीमाते आपके प्रश्न का हो गया उत्तर? सॉरी, हाँ बोल लीजिए। उनका सीमाते का कवरेज नहीं क्या? होगा दादा। हमारे रमेश दादा वाइंगनकर बोल रहे हैं, हिरानंदानी मुंबई नहीं से। जाना, नहीं सीमाते ना हाँ, हो उनका तो आवाज नहीं आ रहा दादा, आप बोलो। बोलिए। अच्छा, हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, सब हमारे साधक और हमारे गुरुजन दादा साहब टुचकुले वर्ग के, उनको नमन करता हूँ। शर्मा जी, हाँ, आपने बहुत अच्छा है जो प्राथमिक बीमारी के लिए जो भी आपने बताया, एक्यूप्रेशर बता दिया, और बहुत जरूरी होता है, उसका नॉलेज होना हर आदमी को जरूरी है। छोटा कुछ बीमारी हो तो उसके ऊपर वो इलाज कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही बताना है कि आप अगर आप उसका चार्ट, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है, पार्ट है हमारे शरीर के, वो कहाँ कहाँ है, जो हमारे पूरा हाथ में पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, उनका एक चार्ट अगर आप भेज देंगे हमारे दादा साहब जो टुचकुले वर्ग के व्हाट्सएप में डालेंगे तो अच्छा होगा कि छोटी छोटी चीज सबको मालूम पड़ेगी, और छोटी छोटी चीज के लिए, बीमारी के लिए भी उसका हम कुछ फायदा उठाएंगे। वो सर ने अभी जो चार्ट दिखाया था ना, फोटो, अच्छा, हाँ, वो है ना, व्हाट्सएप पर डालेंगे तो अच्छा होगा। वो डॉक्टर अतर सिंह का था, है ना। इसका आपका चार्ट फोटो अगर खींच आपका करके, हाँ, मैं फोटो इसका खींच करके और डॉक्टर साहब को भेज दूंगा, ओके, ठीक है। हाँ, जो आज मैंने बताया उसके पे ओके, मैं फोटो खींच करके इस पर डाल दूंगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा इलाज हम कर सकते हैं घर बैठे, कोई हाँ, अगर बीमार है तो। जरूर, डीप का इलाज नहीं कर पाते, कर सकेंगे, फिर छोटा मोटा तो इलाज करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये छोटा हाँ, मोटा के लिए ही है। हाँ, आज जो बताया छोटा मोटा के लिए ही है। आपका ये लेक्चर बहुत यूजफुल है सबके लिए, और ऐसे आप देते रहिए, आते रहिए, और ये सब समाज के लिए वो अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, जी, आदमी की परेशानी कम हो जाएगी। और हमारी कोशिश हमारी यही है कि छोटी छोटी बीमारी है या दुख है लोगों का, वो कैसे कम हो, हर तरह से, हर इलाज से, अंग अंग से। हमारे अंग अलग अलग है दुख होने के,
तो हर अंग से हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप अपने इसमें शामिल हो गए, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बहुत आपने अच्छा लेक्चर दिया, धन्यवाद। आप पंडित सर जी को बोलिए आपको वहां पर एक दिन बुलाएंगे, मैं आऊंगा वहां ओके ओके ओके, और सामने से दिखाऊंगा, जरूर 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 तो पड़ोस में है। जरूर 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 जरूर। एक क्वेश्चन और पूछना है सर, वो ये हो गया, फोन आया मुझे तो इसलिए वो नेट का कनेक्शन चला गया। अगर आप परमिशन दें तो बस एक आखिरी सवाल है मेरा, पूछिए आखिरी सवाल है मेरा। हाँ पूछू क्या सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। सर जैसे मोती बिंदु होता है आंखों के अंदर की समस्या है वो, और आंख जैसे कि बहुत नाजुक ऑर्गन है, तो मोती बिंदु अभी आपने आप बोल रहे थे वो ड्राइनेस वगैरह ना एकदम से कट हो गया, तो हो सकता है मेरे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके मार्गदर्शन में आया होगा, पर वो छूट गया वो कनेक्टिविटी चले जाने की वजह से। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मोती बिंदु की समस्या है, जहाँ आंख इतना नाजुक अवयव है, अंग है अपने शरीर का, तो ऐसी स्थिति में ना तो हम ऑर्गन को प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर मोती बिंदु आपने जो पॉइंट बताए अभी वहां पे प्रेस किया तो मोती बिंदु जैसी समस्या ये हो सकती है क्या, हल हो सकती है क्या? ये क्वेरी थी सर मेरी। मार्गदर्शन बहुत अच्छा है, प्रतिक्रिया जरूर देना चाहूंगी, पर पहले सवाल। देखिए क्या है ना, आंख पर तो कोई चीज का करना ही नहीं, वहां तो बिल्कुल दबाने का कोई सवाल ही नहीं है कि आंख को जाकर के हम, इवन दर्द भी है तो भी उसको नहीं दबाना वेरी है ना, गुड, उसमें दवा डाल सकते हैं, उसको सेक सकते हैं। बराबर, लोग यहाँ पहले गांव में हम लोग का जब गर्मी के दिनों में आंख आना जिसको बोलते थे, लाल हो जाता था और दर्द होता था, है ना, तो क्या आप लोग बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस कुछ ऐसा ना, हाँ हाँ हाँ, मेडिकल के आपके टर्म्स बड़े टफ होते हैं, आप लोग टेक्निकल वाले हैं तो माँ क्या करती थी, चावल का पोटली, चावल जब गरम निकलता है ना, तो उसको गरम चावल रुमाल में रख करके और उसकी भाप से आंख की सेकाई कर देती थी, तो आंख को आप बराबर, सेक सकते हैं, उसमें दवा डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसका यहाँ पर इलाज करते हैं ना, समझे ना, इलाज करते उसमें क्या होता है, मोतियाबिंद में आपको उसको रिमूव करना है ना, तो बराबर, मैग्नेट थेरेपी में जाएंगे ना, तो उसको देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर वो जमाव हो गया है, मतलब क्या हो रहा है, जम रहा है कोई चीज, बराबर, है ना, और उसको हटाना है, बराबर, तो ये जो मैग्नेट होता है ना, इसी बेस पर आधारित होता है। जैसे कहीं गांठ भी बन जाता है तो क्या है, वो कोई चीज जम गया है बराबर, और उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या होता है, जो मैग्नेट रिपेल करता है, अच्छा, एक अट्रैक्ट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। मैग्नेट का यही गुण होता है ना, बराबर, बराबर, जो अट्रैक्ट करना है वो जमाएगा, जो रिपेल करना है वो हटाएगा। अच्छा, तो चूंकि उसको हमको रिपेल करना है, तो बराबर, हम वो मैग्नेट उस पॉइंट पर जो आंख की और आंख से रिलेटेड सहयोगी जो चीजें हैं उस पर देखेंगे बराबर, और उस पॉइंट पर जांच करेंगे कि कौन सी पॉइंट पर वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी को हम रिपेल करेंगे, हटाएंगे। तो जब हटाएंगे अच्छा, तो जो आंख में वो जम रहा है या जम गया है, वो धीरे धीरे वो हटेगा, अच्छा, ऐसा है। ओके 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 सर, अभी एक सवाल उत्पन्न हो गया। अभी मैंने बताया था आपको कि आखिरी सवाल है, पर आप बता रहे थे तब अचानक से मन में ऐसा सवाल आया कि साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी जब बढ़ जाती है, तो अभी जो आपने बताया मैग्नेटिक थेरेपी, तो क्या साइनोसाइटिस में मैग्नेटिक थेरेपी का ही इस्तेमाल किया जाता है? का ही किया जाता है, नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, का ही मतलब क्या हुआ कि ये वही लोन वही, ट्रीटमेंट है, तो ये बराबर, लोन ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपके यहाँ भी है, उसका सीधा जो है ऑपरेट करके उसको घिस करके काट करके निकाल दिया जाता है साइनोसाइटिस में, है ना, या होल ब्लॉक हो रहा है, वो तो एक साइनस जो क्या है, होल है, जिससे लिक्विड बराबर, जो है इधर का वो बाहर निकलता है,
तो उसको बराबर क्लियर कर देना है, चाहे हड्डी के बढ़ने से हो, मसल्स के बढ़ने से हो, या कफ के, आयुर्वेद की भाषा में क्या बोलते हैं, कफ को जम गया तो भी हार्ड हो बराबर जाता है, उसके चलते उसको साफ कर दिया जाता है। ये अच्छा चीज यहाँ पर भी वही चीज आ गया ना, जो अभी मैंने बेसिक बताया कि बराबर मैग्नेट में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जमेगा या उसको तोड़ेगा, बराबर हटाएगा। बराबर बेस वही चीज होगा, बेसिक जो चीज है, फंडामेंटल जो यूज होगा वो यही अच्छा इस्तेमाल होगा वहां अच्छा पर अच्छा भी। अच्छा जी। सर, एलोपैथी में जैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं तो ऐसे ही इस इको प्रेशर में ऑपरेशंस किए जाते हैं क्या? यानी जी। अभी ये थ्योरेटिकल का आपने बोला, पर नहीं, जैसे सुई ऑपरेशन नहीं, काटा जाता है और सुई धागे से जैसे स्टिचेस दिए जाते हैं एलोपैथी नहीं, में, तो वैसे इस इको प्रेशर में किया जाता है क्या? नहीं, यहाँ ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे ऑपरेट नहीं? आयुर्वेदिक में भी ऑपरेशन है, बराबर बराबर, वही वही वही, घाव इसीलिए वो सूत्र जिज्ञासा वगैरह है उत्पन्न ना, होती है। लेकिन यहाँ बराबर पर ऑपरेट नहीं करते हैं, अच्छा ऑपरेशन नहीं। अच्छा ऑपरेशन के लिए आपके यहाँ ही भेजते हैं अच्छा एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ ही भेजते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा ऑपरेट नहीं करते हैं यहाँ। यहाँ अच्छा सिंपल है, निडलिंग बहुत करते बहुत हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत धन्यवाद। और मुझे ये दूसरा आपको आपको तीसरा आश्चर्य हो, आपको आश्चर्य होगा, निडलिंग के लिए क्या होता है, एक मशीन आता है, अच्छा वाइब्रेटर। बर वाइब्रेटर क्या करता है, जब जहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉकेज है ना, वहां पर निडिल डाल करके और वो हाँ वाइब्रेटर को लगा देते हैं, तो वाइब्रेटर क्या करता है, उस निडिल को सोचिए ऐसे 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 जो है ना, अच्छा जैसे खुदाई होता है ना जमीन की, बराबर आप देखते हैं ना, हाँ उस तरह से उस पॉइंट को ऐसे ऐसे वो कंटिन्यूअस करता रहता है। अब आप अच्छा सोच सकते हैं, देख करके जो सामने से देखता है ना, उसको लगता है कि उसको कितना दर्द होता होगा, लेकिन उस पॉइंट पर बिल्कुल आप सोचिए कि नीडल कंटिन्यूअस ऐसे कर रहा है अच्छा और फिर भी उसको दर्द नहीं होता है। फिर क्या है, वो पॉइंट क्लियर हो जाता है, एनर्जी का फ्लो जाना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तो यानी जैसे जहाँ तोड़ दिया ब्लॉकेज है, गया। हाँ, राइट जो राइट राइट, जाम वो हो रहा है, ब्लॉकेज वो निकाला एनर्जी का फ्लो में जो वेरी जाम हो रहा है, उसको तोड़ दिया, बराबर उसको रास्ता को क्लियर कर दिया हो, फिर एनर्जी जाना चालू हो गया, अच्छा तो रिलीफ मिल जाता है। अच्छा ऐसा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बड़ी उत्सुकता लग रही है ये बाकी के जो टाइप्स है वो भी सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चलो प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना चाहूंगी, पर चलो, अभी बाकी के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पहले देखते हैं सर, और उसके बाद जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रदर्शन। धन्यवाद सीमाताई, आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन का वर्ग रहा और हमारे साधकों के लिए हमारे रामकिशोर शर्मा दादा का पहला वर्ग था, इसलिए हमने प्राथमिक कक्षा के हिसाब से वर्ग लिए और आपकी वजह से सभी साधकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने मिली कि जो हम इतना डीप तक के नहीं जा सकते थे। तो धन्यवाद सीमाताई। अभी और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हरिओम सर। हाँ इंद्रायणी ताई फुकट पूछ रहे दादा, ये उमरेड से। जी। हाँ सर, जो आपने ये स्टील की रिंग बताई, सो यानी अंदर दबाने यानी बोट में वगैरह ऐसे नहीं क्या डाल के, जी। तो मेरे यहाँ जैसे मैंने एक्यूप्रेशर मैट बुलाई है, जैसे पैर यानी उस पे खड़े होके नहीं क्या दबाने का अच्छा है कि उसी पे खड़े हो जाओ और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लो। वो अच्छा लगता है। मैं जब खाना पकाती हूँ तो तभी भी वो रखती हूँ अपने, यानी जो खड़े रहते हैं तो उसी पे मैं खड़ी होके खाना वगैरह पकाती हूँ। पर उसके साथ ही ये एक्स्ट्रा आई है, तो मैंने इसका यूज किया है, पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये थोड़ी सी तांबे की है, जो आपने बोला स्टील की है, तो इसका अलग रिजल्ट है या कुछ और है, तो वो मुझे पता नहीं है। पर जैसे आपने बताया तो मैंने भी वो मेरे पैर को लगा था, स्कूटी यानी गिर गई थी मैं, तो पैरों में लगा था, तो मैं करती थी पैर में, मुझे भी थोड़ा सा पता है सुजोग, यानी पता नहीं है, ऑनलाइन क्लास में भी पता है, और थोड़ा सा एक बार दिन में कोर्स भी किया था सुजोग का, तो इसीलिए पता है। पर इसका कोई इफेक्ट अलग अलग है क्या स्टील का और तांबे का? तो थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर आप क्लियर कर देते हो तो। नहीं, अगर आप मेटल्स के रूप में जाएंगे ना,
तो हर एक मेटल्स का अपना अलग अलग एनर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि चांदी और सोना लेडीज पहनती हैं, बिल्कुल अब सोने को कमर के नीचे नहीं पहनने के लिए बोला जाता है, बिल्कुल चांदी को कमर के नीचे पहनने के लिए बोला जाता है, यस सर सोने को ऊपर के लिए बोला जाता है। सोना जो है एनर्जी को बढ़ाता है, चांदी एनर्जी को कम करता है ना। इसी तरह हर एक मेटल जो भी है, चाहे वो ब्रास हो, कॉपर हो, आयरन हो, हर एक की अपनी एक एनर्जी होती है, समझे ना। कोई भी आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो आपका है इसमें सिंपल चीज है, हमको उसको चुभोना है, उसको दबाना है ना। कैसे मैंने बोला कि प्लास्टिक से भी दबा सकते हैं, पेन से भी दबा सकते हैं, उंगलियों से दबा सकते हैं, सीड से दबा सकते हैं, स्टोन से दबा सकते हैं। यहाँ मकसद हमें दबाना है। हम 2 मिनट अगर ऐसा ऐसा कर लिए तो अगर वो कॉपर का है तो ऐसा नहीं कि वो 2 मिनट में बहुत ज्यादा अपना चमत्कार दिखा देगा, और किया कलर दिखाता है। कलर जो है ना, आपको बता दूं स्पेशली महिलाओं के लिए, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एग्रेसिव वाली है, तो रेड कलर का इस्तेमाल न करें। जैसे नाखून पॉलिश वगैरह आप करते हैं ना, नाखून जो होता है ना, ये जो 5 उंगलियों का नाखून देख रहे हैं ना, ये आपका स्कल है। ये क्या है? स्कल है। जब और डीपली ये जाएंगे ना, तो मैंने अभी तो पूरा बॉडी इसमें बताया ना, पता चलेगा कि एक अंगुली एक बॉडी है, फिर आप जाएंगे तो एक ज्वाइंट एक बॉडी है। तो जब एक अंगुली एक बॉडी है तो ऊपर का पोर्शन ये स्कल हो गया ना, है ना। और आप एग्रेसिव हैं, आपकी शरीर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, और आपने रेड से नाखून को रंग लिया, है ना, तो आपकी एनर्जी और बढ़ गई। हाँ चलो पार्टी में गए, आधा घंटा के लिए गए, 1 घंटा के लिए गए, लेकिन उनको ये केयर करना चाहिए कि वो आने के बाद उसको मिटा ले, या वो ग्रीन या ब्लैक, येलो लाइट जो कलर होता है ना, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, धन्यवाद। तो उसके लिए आपका ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 2 मिनट घुमा लिए तो बहुत ज्यादा ही, हाँ उसकी अपनी है। आप कंटिन्यूअस अगर आप उसको जैसे पहनता है कोई ऑर्गन में, हम कोई गहने पहनते हो तो कंटिन्यूअस हम डाल करके रखते हैं ना, तो आपका प्रभाव करेगा। लेकिन 2 मिनट के लिए उसको कर लिए, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वो आप किसी से भी कीजिए। वो स्टील वाला मेरे पास था इसलिए मैंने स्टील वाला बता दिया। तो इससे कर रहे क्या नहीं करे फिर? नहीं कीजिए, ठीक मैं बोला ना कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कीजिए। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और छोटी छोटी जानकारी दी आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रायणी ताई, आपके वजह से भी बहुत सारे हमको नए नए जानकारी मिल गई, और हमारे रामकिशोर शर्मा दादा से नमस्ते भैया जी, प्रतिक्रिया देनी चाहूंगी। बहुत डीप नॉलेज है दादा, आप बहुत नमस्ते भैया, मैं अंजलि बांती बोल रहे थे पटना से। बोलिए बोलिए बहन। आज जो आपका सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। आपको देख के हमें हमारे बड़े पापा की याद आ गई, वो भी एयरफोर्स में थे, वारंट ऑफिसर। तो अरे क्या उनके बात है। बहुत घूमे हैं भारत में। आवाज नहीं आ रही दीदी, आपका आवाज नहीं आता है? आ रहा है यार। हाँ तो आपने आज जो बताया होता है के बारे में, तो सच में ये बहुत अच्छा लगा। यानी और ये जो थेरेपी है तो यानी हम अभी जैसे जान गए, आपने जो बताया वो बहुत अच्छे से, पर जैसे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें याद हो जाएगी। जैसे आज के लिए याद हो गई, पर जितना जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगी, ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि 2-4 सेशन इसके हो गए हैं सुजोग थेरेपी के, तो हम एक तो हमें जो तकलीफ है उसका पॉइंट एक तो याद रखे, या तो फिर हमें मुझे सीखना है ये, तो उसके लिए अगर हमेशा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है भैया जी कि आपने जहाँ से कोर्स किया है
वो थोड़ा सा उसका लिंक इधर भेज दीजिए ग्रुप में, अगर कोई करना चाहता है। वैसे हमारे एक चारमोड़े सर है, अपने इस ग्रुप में आते हैं, उन्होंने 3 स्टेज किए हैं और वो रेकी में भी आए, और फिर वो चिकित्सा करते हैं जो आपने बोले ना छोटे छोटे नीडल्स से वगैरह, तो उसका हमने अनुभव लिया है, बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलता है पेन में कोई भी। तो ये जो फर्स्ट कोर्स है वो यानी हमें भी करने की इच्छा हो रही है, तो आप थोड़ा सा जहां से आपने किया है इलाहाबाद से, उसका थोड़ा लिंक या तो फिर कोई बुक होगी तो उसके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत आभार भैया जी आपका। माता बोलता है का प्रतिक्रिया हो। हाँ, मैं राह देख रही थी कि कोई अगर मतलब सबको अवसर मिलना चाहिए ना, तो मुझे लगा कि किसी और को अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है, मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हूँ। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, लेकिन सबका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, सब कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए जो कार्य करता है वो है हमारा अपना अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग। और इसके लिए सभी आयोजक वर्ग के लिए एक बड़ी जोरदार ताली कि हमारा आयोजक वर्ग बड़े बड़े ज्ञानी और अच्छे अच्छे मार्गदर्शक यहाँ आभासी मंच पर हमारे सामने मार्गदर्शन करने के लिए उनको लेके आते हैं। और हमारा जो दिन है, हमारी दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी जाती है। स्पिरिचुअलिज्म का जो अभी आपने मुद्दा उपस्थित किया, पॉजिटिविटी से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, या दिन की शुरुआत ही अगर इतनी सकारात्मक विचार सरणी से शुरू होती है तो दिन कितना मंगलमय जाएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग की जब से मैं सदस्य बनी हूँ, तब से पहले से भी अच्छा दिन मेरा और मंगलमय और स्वस्थ पूर्ण जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपका मार्गदर्शन, और इतनी जिज्ञासा हो रही थी आपका मार्गदर्शन सुनते सुनते, क्योंकि इको प्रेशर ये थेरेपी बराबर है, अभी नई नहीं है, बहुत सालों से ये थेरेपी है, पर फिर भी इसके बारे में, इस थेरेपी के बारे में या इस पैथी के बारे में अभी भी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे जैसे दादा आपका मार्गदर्शन सुन रही थी, वैसे वैसे जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि एक पहली स्टेज तो आपने बताई है, पर जैसे जैसे बाकी के जो टाइप्स है उसके बारे में भी एक क्यूरियोसिटी मन में जागृत हो रही थी कि, और ऐसे लग रहा था कैसे एक समय की पाबंदी रहती है और सब मतलब समय के साथ सबको चलना पड़ता है, और इसीलिए आपको भी जो समय दिया था उस समय में आपने बहुत 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 अच्छा मार्गदर्शन हमें किया। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों ये समय आगे आगे जा रहा है, क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा और आपका मार्गदर्शन सुनने नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बाकी के जो टाइप्स आपने हमें मतलब अभी तक नहीं तो वो बहुत सुनने के लिए हम बहुत ये है उत्सुक है, और हम बहुत राह देखेंगे सर आपका मार्गदर्शन सुनने के लिए, क्योंकि बाकी के टाइप्स भी उतने ही फायदेमंद और फलदायी होंगे। वैसे देखा जाए स्टैटिस्टिकल फिगर की एकदम से बात नहीं करूंगी, पर हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य डायबिटीज मेलाइटिस या हृदय की समस्याएं हो या बीपी की समस्याएं हो उससे पीड़ित है। समस्याएं काफी बढ़ रही है। ऐसे वक्त अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ऐसे मार्गदर्शन सुनने से मतलब सुनने से ही इतनी समस्याएं हमारी सुलझ गई है, तो और ये थेरेपी का उपयोग हम हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर करेंगे और उचित शिक्षा लेके, उचित सर्टिफिकेट कोर्स करके, क्योंकि कोई भी शिक्षा आधे अधूरे ज्ञान से नहीं होती, जब तक उस शिक्षा का पूरा ज्ञान हमें नहीं आता है तब तक वो थेरेपी का अमल करना अपने स्वास्थ्य का सुधार लाने के लिए तो वो गलत बात है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत इच्छुक हूँ कि इस थेरेपी के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान मिले उतना ज्यादा ले सकूं, तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन बहुत 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 महत्वपूर्ण रहा, और ऐसे ही मार्गदर्शन हमेशा आपका हमें मिलते रहे,
ऐसी आशा करती हूँ। और एक आखिरी का सवाल फिर से मेरा आपके लिए ये है, आपने मार्गदर्शन करते वक्त, समस्याओं का हल बताते वक्त आपने ऐसे बताया कि साइड इफेक्ट के बारे में आपने एक शब्द छेड़ा और मन में ऐसे उपस्थित रहा कि हर पैथी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पैथी के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आज जितना मैंने बताया ना, पेशी के दबाने वाला तलहथियों के ऊपर और हाथ से, अंगूठे से, इसका इतना तक में कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, ये अंगुली से दबाने वाला और यहाँ पर दबाने का कोई, यहाँ तक कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप निर्भय होकर के किसी को भी, जैसे आपने बोला था प्रेग्नेंट एक लेडी के ऊपर, बराबर, तो उनको भी अगर बराबर। यहाँ ऐसे कहीं दबा देंगे ना, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ अच्छा, तक कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सबके लिए कॉमन है। तो इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, तो इंसुलिन से संबंधित डायबिटीज हो या थायरॉक्सिन से संबंधित थायराइड हो, हार्मोन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल आप किस तरह से बताते हैं और क्या-क्या ऐसी मतलब टेक्निक्स है जो मतलब हम फॉलो कर सकते हैं या आगे तक आपका जो ज्ञान है वो उचित तरह पहुंचा सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग का हर कार्यकर्ता, हर श्रोता बड़ा ही सक्रिय है दादा, आपको तो पता होगा, पर यहाँ फिर से बताना मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग का हर सदस्य, फिर वो अंजलि बांधते ताई क्यों ना हो, जो पॉजिटिव एनर्जी हमें देती है और 13 सूर्य नमस्कार जो हम करती है, उसके बाद जो मते सर है उनका बड़ा मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक मानसिकता ऐसी होती है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा नहीं बोलूंगी मैं, पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, क्योंकि बुढ़ापा एक शारीरिक ये होता है, वो उसका समस्या का ये चिन्ह है, पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे व्यक्ति अनुभवी होता है और उतना ज्यादा ज्ञानी होता है। तो इस उम्र में भी सीखने की जो उमंग है वो बड़ी ही प्रेरणादायी है, सभी लोगों के लिए बड़ा ही प्रोत्साहन देने वाला है। और हर मार्गदर्शक का जो वीडियो बनाने का उनका जो कौशल्य है बहुत ही अच्छा है। और हमारे जो रमेश बांडेबुचे सर है, डॉक्टर रमेश बांडेबुचे सर, उनके लिए भी, यानी हर एक सदस्य, फिर ये अभी रमेश दादा क्यों ना हो, अभी ये पॉजिटिविटी के बारे में अभी उन्होंने एक अपना खेत दिखाया था, तो वो भी सदस्य है। अब हर सदस्य के बारे में डिटेल तो अभी यहाँ नहीं बता सकती, पर एक बात जरूर बोलूंगी मैं, ताली हर एक, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। और मंदिर में जब भी हम चले जाते हैं तो एक मेंटल पीस के लिए, मानसिक शांति और समाधान के लिए भगवान के सामने हम ताली बजाते हैं। ये ताली बजाने का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे अंदर पॉजिटिविटी तैयार होना, निर्माण होना, और वातावरण में हमारे आजू बाजू पे ये जो लोग हैं उनके भी उनके तक वो पॉजिटिव वेव्स चले जाना और वो पॉजिटिविटी सभी लोगों के अंदर प्रेरित होना। तो आज मुझे ऐसे लगता है। और दूसरा और एक इसका तंत्र ये है कि जब भी हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ में जो भी पॉइंट्स है वो दब जाते हैं अच्छी तरह से, और इसका एक इस पैथी का एक बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, और इसीलिए सुबह उठने के बाद हम ताली बजाते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये ताली आपके लिए और हमारे अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के लिए बहुत 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 तालियां बजाना चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए हमेशा आते रहे और हमेशा हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाते रहे। फिर से एक बार सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सीमाताई। आपने एक्यूप्रेशर के बारे में, समय के बारे में जो बोला था, ऐसा लगता है कि भगवान का भी ऐसा एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होना चाहिए जिसके वजह से, जिसको दबाने की वजह से समय भी रुक जाए। ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमको वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी। तो उसका स्थान कहाँ होगा ये तो हमारे गुरु ही बता सकते हैं। तो अभी और किसी के कुछ प्रश्न नहीं होंगे तो हम हमारे मतदाता से विनंती करेंगे कि
वर्ग समाप्ति की घोषणा करेंगे। और किसी का है प्रश्न? नहीं, प्रश्न नहीं है, बस मैं बोलिए, एक बात कहना बोलिए, चाहूंगी। बोलिए। हमारे जो इतने एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी वगैरह सबके जो क्लासेस हुए, तो बीच में भैया ने शुरू किया था ताली बजाने का सुबह। तो हम अभी से ऐसे शुरू करेंगे कि जैसे प्रार्थना होने के बाद में फिर से तालियां बजाना शुरू कर दे अभी, है ना? वो तालियां हमारे हाँ, गुरुजन के लिए, ये भी जो बहुत अतिथि अच्छा। आते हैं, खुद के लिए। हाँ, हम ये अभ्यास फिर से शुरू करेंगे कल से, बहुत है ना? अच्छा, बोलो बहुत दादा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ वो बताइए, हमारे जो एटीसीसी का वर्ग था ना, उसमें हमेशा वर्ग समाप्ति के बाद में करते थे, लेकिन अपन वो वर्ग पहले भी सूर्य पहले नमस्कार कर होने के लेंगे। बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, तो ये भी उसमें कर मैंने पाएंगे। प्रयोग किया था कि सांस रोक के रखना और ताली बजाना। तो ऐसे 50-50 के 3 सेट होते थे। सांस हाँ। रोकते, तो हर एक जने ने ऐसी कोशिश करना कि सांस रोकते हुए ताली बजाते रहना, और वो आंकड़ा है बढ़ाते रहना। बहुत अच्छा हम्म सुझाव है अंजलि ताई। हम्म. आपण प्रार्थनेनंतर घेऊ दादा, प्रार्थनेनंतर घेऊ का? हाँ, चालेल चालेल हो ना? हाँ, ठीक चालेल आहे. चालेल, हो चालेल. चालते हैं। हाँ, ठीक है. तो अभी और किसी का प्रश्न नहीं है, ऐसा समझ के हम हमारे मतदाता जी से विनंती करेंगे कि वर्ग समाप्ति की घोषणा करेंगे। ठीक है। कल का वर्ग भी डिसाइड नहीं हुआ है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से हाँ, आभार